मैं सबका, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हमारा सीजीएल 2025 और ये 48 शिफ्ट आपके टोटल आएंगे इस सीरीज़ में। और ये आपका 31वां वीडियो या सीरीज़, आप सीरीज़ के हिसाब से आप 31वां शिफ्ट जो है आपका देखते हैं। तो इसमें हम बात करने वाले हैं अपने 25 क्वेश्चंस की, और ये जो है आपका 22 सितंबर का पहला जो है शिफ्ट रहेगा। तो विदाउट एनी डिले हम लोग शुरू करते हैं ईडियम से, जो कि पहला क्वेश्चन है थ्रो वंस वेट अबाउट। थ्रो वंस वेट अबाउट का मतलब क्या होता है? हम क्या करते हैं, कई बार हम किसी के ऊपर धौंस जमाते हैं, ठीक है, या अपना अहंकार दिखाते हैं दूसरों के ऊपर, तो हम वो जमाते हुए काम करवाने की कोशिश करते हैं सामने वाले से। ओके, तो ये चीज़ है। इसमें दे रखा है टू एक्ट एरोगेंटली, पता नहीं क्या पढ़ रहा था मैं, एरोगेंटली और बॉसिली, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। वीकनेस नहीं शो करते हम, कंट्रोल लूज नहीं करते, वर्क एफिशिएंटली बताते नहीं हैं। वो अगले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एफिशिएंटली वर्क करता है कि कैसे करता है, ठीक है। ओके, आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्या कहता है? ये कहता है कि स्पेलिंग बतानी है आप लोगों ने सही। अ स्टेट ऑफ टेम्परेरी डिसयूज और सस्पेंशन, मतलब जब कुछ समय के लिए किसी चीज को टेम्परेरी डिसयूज, मतलब उसको कुछ समय के लिए यूज से हटा दिया जाता है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि किसी चीज को सस्पेंड एक तरीके से कर दिया जाता है, तो अबेयंस उसको हम बोलते हैं। उसके लिए सही स्पेलिंग आपका ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा है, ठीक है। अब इसको डिफाइन किया नहीं जा सकता, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि ब्लैक बुक की सीरीज है आपके 3D लर्निंग अकेडमी पे, वो पार्ट्स बाय पार्ट्स भी है, और आपके स्किल IQ पे भी मिल जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो मैराथन क्लासेस है ना उसके ब्लैक बुक की प्लेलिस्ट के, वो देख डालो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला पैराजंबल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, उसको कोरेंट जो है ऑर्डर में लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 सेंटेंसेस हैं छोटे छोटे, जल्दी जल्दी उनको समझो। देखो क्या है, दिस लाइट, इसका मतलब क्या है कि ये लाइट की बात हो रही है, तो ये पहले नंबर पे मेरा हो नहीं सकता। इसका मतलब मेरा ए ऑप्शन आंसर नहीं आएगा। दिस लाइट इज देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय रेटिना। रेटिना क्या रखा है, तो आंख से रिलेटेड हो सकती है ये बात। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दीज सिग्नल्स क्रिएटिंग द इमेज वी सी। देखो दीज सिग्नल्स क्या रखा है ना, दीज सिग्नल्स का आना, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पहले नंबर पे आपका दूसरा पॉइंट भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो दूसरा जहां पे दे रखा उसको भी हटा दो। तीसरे नंबर पे द ह्यूमन आई वर्क्स, भाई बेझिझक आप इसको पहले नंबर पे ले लो तीसरे को, और तीसरा पहले नंबर पे एक ही दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी, तो यही आंसर आपका है। ओके, तो दिमाग से काम जब हम करते हैं तो ऐसी ही चीज हो सकती है हमारे साथ। ऑप्शंस पे दिमाग से काम करने का मतलब पता है क्या है? ऑप्शंस के ऊपर हमारी नजर अच्छी रहनी चाहिए, हमारी आंखें मतलब ऐसे चलनी चाहिए कि भाई जैसे बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है। ओके, तो अब समझो इसको क्या है। पहले नंबर पे तीसरा पॉइंट है, ह्यूमन आई वर्क्स बाय कैप्चरिंग लाइट फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जो ह्यूमन आई है वो काम करती है कैप्चर करके लाइट को, जो भी आसपास हमारे एनवायरनमेंट में होता है। उसके बाद द लेंसेज ऑफ द आई फोकसेस ऑन इनकमिंग लाइट। जो लेंस होते हैं आई के अंदर, है ना, वो क्या करते हैं, जो लाइट आ रही है उसके ऊपर फोकस करते हैं। उसके बाद ये बात आती है तीसरे नंबर पे, जो ये लाइट होती है, देखो जो लाइट आ रही है, लाइट से लाइट जुड़ गया, लाइट जो उसके बाद कन्वर्ट होएगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, किसके द्वारा? रेटिना के द्वारा। और फिर क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है वो इंटरप्रेट करता है सिग्नल्स को, क्रिएट करता है इमेज को, जो हम देखते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि हम लोग देखते कैसे हैं, ठीक है। ओके, आगे आगे भी सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन, इसको भी बनाओ। दिस प्रोसेस, इसका मतलब पहला जहां पे पहले नंबर पे लिखा हुआ होगा वो आपका आंसर कतई नहीं हो सकता है, उसको ध्यान उसको जो है आपको ध्यान रखना है। आगे चारों पॉइंट्स तो देखो यहाँ पे, दिस प्रोसेस इज नोन एज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के ऊपर हो सकता है। वाटर फ्रॉम ओशियंस, लेक्स एंड रिवर्स एवोपरेट्स इनटू द एटमॉस्फेयर। ये लाइन पहले नंबर पे जा सकती है, बिकॉज आप देखो इट देन ये लिखा हुआ है, फिर इवेंचुअली लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। मैं जो है 2 नंबर पॉइंट को पहले नंबर पे लेके आंसर कर देता हूँ, और ये भी अकेला ही दिया हुआ ऑप्शन है, तो इसको भी बना लो।
देखो पहले नंबर पे दूसरा आता है वाटर, जो कि ओशंस में, लेक्स में या रिवर्स में है, वो एवोपरेट होता है एटमॉस्फेयर में। उसके बाद होता है इट देन कूल्स, वो ठंडा होता है फिर, और कंडेंस हो जाता है वो क्लाउड्स के द्वारा, ठीक है। फिर वो क्या होता है, फिर वो क्या करता है, उसके बाद प्रोसेसिंग जो चलती है वो वाटर साइकिल एक तरीके से हमारी, नहीं सॉरी 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 सॉरी, इवेंचुअली फिर क्या होता है, फिर जो पानी होता है वो रिटर्न करता है धरती पे, प्रेसिपिटेशन जो प्रोसेस होती है उसके तहत, और फिर ये जो सारा प्रोसेस होता है इसको हम किसके रूप में जानते हैं, वाटर साइकिल के रूप में। अगर ये शुरू करता वाटर साइकिल से शुरू करता तो आपका पहला सेंटेंस भी सही हो सकता था पहले नंबर पे, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है, ये कहता है कि स्पेलिंग बताओ इस वर्ड की, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग और बिहेविंग एज इफ वन वर मोरली सुपीरियर और टू अदर्स। मतलब ऐसा काम या ऐसी बात जिसमें बोलने वाला और बिहेव करने वाला, व्यवहार करने वाला, वो अपने आप को ऐसे दिखाता है कि वो नैतिक रूप से सबसे सुपीरियर है या दूसरों से सुपीरियर है। भाई ये तो सारी ही स्पेलिंग ऐसी दे रखी है। चल तो पहली शिफ्ट में मैंने एक स्पेलिंग देखा था, वो तो बहुत ही गंदा स्पेलिंग दिया हुआ था, डियर एडिक्विटी आपने, ठीक है। ऐसे ऐसी कहेंगे हम लोग, तो हमें वेंडर से क्या लेना देना है ना। तो आप जो है यहाँ पे आपका सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये आपका सही है। अब इसको याद करने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। ओके, देखो व्यक्ति क्या करता है इसमें जो भी बोलने वाला है, जो व्यवहार करने वाला है, वो अपने आप को मोरली सुपीरियर मानता है दूसरे लोगों से, ठीक है। अब इसको पढ़ लो, देखो तोड़ के पढ़ते हैं सिलेबल्स में, सैंक्टिमोनियसनेस, ठीक है, सैंक्टिमोनियसनेस। ओके, एक बार मुझे चेक कर लेने दीजिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, आपका सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ ठीक चल रहा है, ऑलमोस्ट आपने रिकॉर्ड कर लिया है कुछ हद तक, तो आपका सही चल रहा है। तो मुझे, क्योंकि मुझे भी आपकी तरह ही दिखता है स्क्रीन पे जो भी चल रहा है, मुझे भी वही दिख रहा है, आपको जो दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो सैंक्टिमोनियस जो है आपका ये होता है, ये एक प्रोसेस को दिखाएगा, ठीक है, एक तरीका होता है, नाउन वर्ड आपका ये होता है, और ये सही स्पेलिंग इसके लिए है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को सुपीरियर एक तरीके से मानता है। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फियर ऑफ ओपन क्राउडेड प्लेसेस। इसका जो है कमेंट बॉक्स में आपने आंसर बताना है। सारे के सारे फोबिया लिखे हुए हैं, एक्रोफोबिया, एगोराफोबिया, थैनेटोफोबिया। ये बता देता हूं मैं आपको, थैनेटोफोबिया जो है आपका क्या होता है, मरने से डर, मरने से डर, ये तो सबको होता है, बिल्कुल होता है। जिनोफोबिया होता है विदेशी लोगों से डर, अब तो विदेशियों से डर या विदेशी लोगों से डरना या डर, ठीक है, इन दोनों में से एक आपका आंसर है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, ए प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूनिशन आर स्टोर्ड। सबसे पहले मैं इससे हट के आपको एम्यूनिशन की स्पेलिंग याद करने के लिए बोलूंगा कि हमसे पूछी जा सकती है, ठीक है। अच्छा, अर्सनल वही होता है, अर्सनल होता है शस्त्रागार, ठीक है, जहां पे क्या किया जाता है, एम्यूनिशंस को रखा जाता है। रिपोजिटरी, रिपोजिटरी होता है आपका क्या होता है, कोश, या आपको स्टोर बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है। डॉकयार्ड क्या होता है आपका, डॉकयार्ड होता है जहां पे जहाजों को रखा जाता है, ठीक है, जहां पे जहाजों को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम डॉकयार्ड बोलते हैं, ठीक है। हैंगर, हैंगर जो है एरोप्लेन्स है ना, हैंगर्स जो है क्या होते हैं, एयरक्राफ्ट्स, एरोप्लेन्स नहीं, एयरक्राफ्ट्स, एयरक्राफ्ट्स जहां पे रखे जाते हैं। और एक जगह होती है फ्लीट, जहां पे जहाजों को रखा जाता है। डॉकयार्ड भी आपका जो है जहाजों को रखा जाता है। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। डॉकयार्ड यहाँ पे नया आया है, हैंगर और फ्लीट के बारे में हम बात कर चुके हैं, आपके उसमें भी बात कर चुके हैं, क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक बुक की सीरीज में आए हैं ये, ठीक है। वन वर्ड में भी मैं आपको डिस्कशन जो है करवा चुका हूं, तो आप जो है देख सकते हो सीरीज को फॉलो करके, तो उसमें भी आपको बड़ा मजा आने वाला होता है। आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 8 से 12 तक, ये क्लोज टेस्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, द relentless dash of creativity in digital age has transformed artistic expression into ceaseless performance of marketable authenticity। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
यहाँ पे देखो डिजिटल एज की बात कर रखी है, क्रिएटिविटी की बात कर रखी है, और एक चीज और थी, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की बात कर रखी है, सीजलेस परफॉर्मेंस, मार्केटेबल ऑथेंटिसिटी। आज के टाइम पे है कंटेंट क्रिएटर्स, ठीक है, जैसे यूट्यूबर्स जिनको देसी भाषा में बोल देते हैं, इंस्टाग्रामर्स भी बोल सकते हो, जो क्योंकि जो भी काम करता है, 3 प्लेटफॉर्म तो देखो मेन है, ठीक है आपके, एक तो आपका फेसबुक, एक आपका यूट्यूब और एक आपका इंस्टाग्राम, ठीक है, ओके। तो 3 पे तो देखो हम भी डालते ही हैं वीडियोस, है ना, तो कंटेंट क्रिएटर बोल सकते हो आप लोग, है ना। तो ये वाली चीज, तो आज के जो कंटेंट क्रिएटर्स है उनके ऊपर ये पैसेज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो है बात क्या कही गई है, मैं एग्जैक्ट हिंदी पे इसका बिल्कुल नहीं जा रहा, मैं उस चीज पे जाऊंगा जिसको आप बड़े अच्छे तरीके से कैप्चर कर पाओगे, और एग्जैक्ट हिंदी पे जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या मतलब इनके बनते हैं, ठीक है, ओके। देखो द रेलेंटलेस का मतलब होता है, रेलेंटलेस होता है एक तरीके से आपका जो चीज लगातार चलती रहती है बिना रुके, ठीक है, जो चीज बिना रुके लगातार चलती रहती है। तो मैं इसका मतलब समझाने की कोशिश करता हूं आपको, इसीलिए मैंने वर्ड्स को क्या किया था, हाईलाइट किया था। डिजिटल एज, जो आज का डिजिटल जमाना है, क्रिएटिविटी आप जानते हो, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन मतलब जो भी आर्टिस्ट के एक्सप्रेशन होते हैं, जिस भी तरीके से वो बात करते हैं, अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, ये सब चीजें आपके आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस में आती है। सीजलेस परफॉर्मेंस का मतलब होता है जिनको हम रोक नहीं सकते, ठीक है, जिनको हम रोक नहीं सकते, जो अपने तरीके से जो है क्या करेंगे, काम को करेंगे, उस चीज को आप आर्टिस्टिक सीजलेस परफॉर्मेंस बोलोगे। मार्केटेबल ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या है, मार्केट में क्या इस समय पे बिक रहा है, क्या इस समय पे चल रहा है, उसी के हिसाब से, जिसको कंटेंट क्रिएटर की भाषा में अगर कहूं मैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, ठीक है। और जो ये जो आज के समय पे इंस्टाग्राम से शुरुआत होती है कि आप खासकर लड़कियों के ऊपर ये तंज कसा जाता है, औरतें, महिलाएं, मतलब इसमें कोई बाउंडेशन भी नहीं है। जो जिस तरीके के आजकल वीडियोस प्रेजेंट किए जा रहे हैं या कंटेंट क्रिएशन के नाम पे जो परोसा जा रहा है हमारे सामने, उसको मार्केटेबल ऑथेंटिसिटी एक तरीके से बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या है, सेलिब्रेशन, कोमोडिफिकेशन, इंटरोगेशन या फिर सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहले ऑप्शन में आपको कोमोडिफिकेशन देखने को मिलेगा। कोमोडिफिकेशन का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इसका मतलब होता है एक चीज को हम किस तरीके से दिखाना चाहते हैं, ठीक है। वैसे कोमोडिफिकेशन का मतलब होता है वास्तुकरण, ठीक है। जैसे ह्यूमन को दूसरे किसी भी चीज को ह्यूमन के रूप में हम दिखाना चाहते हैं ना, वो वाली चीज इसी तरीके से आप समझ सकते हो। वास्तुकरण मतलब चीज को किसी तरीके से प्रस्तुत करना, ठीक है। आगे अगली लाइन को देखो क्या है, आगे है व्हाट वाज वंस द डोमेन ऑफ आइडियोसिंक्रेटिक विजन, व्यक्तिगत जो तरीका है व्यक्ति का काम करने का, इज नाउ सब्जेक्टेड टू, सब्जेक्ट के साथ टू जो है फिक्स प्रेपोजिशन होती है, द रेलेंटलेस लॉजिक ऑफ एल्गोरिथमिक क्यूरेशन वेयर नोवेलिटी इज लेस एन एस्थेटिक ब्रेक थ्रू देन अ डेटा पॉइंट टू बी ऑप्टिमाइज्ड। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी व्यक्तिगत दृष्टि से सोच थी या अक्षेत्र था, जो व्यक्तिगत दृष्टि से जो चीज सोची जा सकती थी, अब वो एल्गोरिदमिक तरीके से चलती है, ठीक है, और कॉन्टिन्यूअसली चलती है, उसको हम रोक नहीं सकते, ठीक है। वो एल्गोरिदम के हिसाब से ही चलेगी, जहां पे नई नई चीजें जो है आपको प्रेजेंट करनी होंगी, क्योंकि आज के टाइम पे शॉर्ट वीडियोस का जमाना है ना, तो उसमें जो है हर टाइम पे जो डेटा कंज्यूमर है ना, डेटा कंज्यूमर नहीं, जो कंटेंट कंज्यूमर है उसको है ना क्या चाहिए, नया चाहिए उसको हर बार, ठीक है, हर मिनट नया चाहिए। तो कंटेंट जो क्रिएटर्स है ना, वो नई चीजें तो देखो कहाँ से लेके आए, तो कुछ ना कुछ उनको ऐसा मसाला मिर्च कुछ ऐसा करना पड़ता है उन लोगों को, तो उस चीज को है ना हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदमिक क्यूरेशन आप उस चीज को बोल सकते हो। और जो उनको नया नया चाहिए उसके लिए फिर लोगों को क्या क्या करना पड़ रहा है, वो सब चीजें आप जो है आपसे जो है बिल्कुल भी छुपी हुई नहीं है, ठीक है, ओके। आगे चलो, द पैटिना ऑफ
Disruption marks a deeply dash impulse compelling artists to adopt the vernacular of entrepreneurship. लाइन थोड़ी सी अजीब से तरीके से लिख रखी है, बट मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा देसी तरीका इसमें लेके आना चाहूंगा जिससे आप समझ सकें कि बात क्या लिखी हुई है, ठीक है। द पैटिना ऑफ डिसरप्शन मार्क्स अ डीपली डैश रिवोल्यूशनरी होमोजेनाइजिंग बेनेवोलेंट या फिर इजोट्रिक, ये दोनों भी काट दो, रिवोल्यूशनरी भी काट दो, होमोजेनाइजिंग आप यहाँ पे यूज कर लो। अब जहां पे भी होमो यूज होता है वो दिखाता है समान चीजों को, ठीक है, एक जैसी चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा डिसरप्शन का मतलब होता है विघटन, ठीक है, विघटन, ठीक है। जो हमारी विघटन की एक परत सी बनती है, एक लेयर सी बनती है, द पैटिना ऑफ डिसरप्शन, जो एक लेयर सी बनती है, ठीक है, जिसमें एक डीपली मतलब गहराई रूप से, जिसमें बड़ी ही गहरी जो है चीजें छुपी हुई होती हैं, तो उसमें जो क्या बोलते हैं उसको, गहरी जो है चीजें होमोनाइजिंग करके, मतलब गहरी जो है समान रूप की चीजें एक तरीके से छुपी हुई रहती हैं, ठीक है। उसके अंदर जो क्या करते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी जो उद्यमिता है, उनकी जो क्या बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप है, उनकी जो उद्यमिता है, उनकी जो क्या बोल, उसको मैं मेहनत बोल दूंगा कुछ समय के लिए, मेहनत तो करते ही हैं, देखो वो उसको मैं नकार नहीं सकता कि वो मेहनत नहीं करते, ठीक है। तो उनकी जो मेहनत आपको देखने को मिलती है, एंटरप्रेन्योरशिप उनकी जो देखने को मिलती है, उनकी जो भाषा है, उनकी जो भाषा है उसको वो अपनाने के लिए मजबूर करती है। क्या चीज के रोज रोज लोगों को नया नया कंटेंट चाहिए, तो वो चीज जो है अडॉप्ट करने के लिए क्या करते हैं, मजबूर करते हैं लोगों को, लोग मजबूर करते हैं उनको, कंटेंट जो क्रिएटर्स हैं उनको। तो होमोनाइजिंग इसमें आप ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा है ना, अगर राइटर इसमें सिंपल लैंग्वेज रख सकता था तो ज्यादा बेहतर एक तरीके से होता है ना। दे आर नो लॉन्गर जस्ट क्रिएटर्स बट कंटेंट प्रोड्यूसर्स, वो जो है कंटेंट जो है क्रिएटर्स नहीं है, वो कंटेंट प्रोड्यूसर हैं, बट देयर आउटपुट मेजर्ड इन एंगेजमेंट मैट्रिक्स, क्योंकि उनका आउटपुट जो होता है, उनका जो क्या बोलते हैं उसको, जो रिजल्ट निकलता है ना, वो क्या होता है, वो आपको देखने को मिलता है कि वो आउटपुट जो है उनका, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको इस तरीके से देखेंगे कि उसका एंगेजमेंट कितना है, कितने लोगों ने उसको देखा, व्यूज, इस तरीके से। दैट डैश जेन्युइन कनेक्शन विद द क्वांटिफाइएबल इंटरेक्शन, मतलब जिसका क्या होता है, जिसका इंटरेक्शन कनेक्शन, इंटरेक्शन, हाँ बिल्कुल, क्वांटिफाइएबल इंटरेक्शन का मतलब हो जाता है साथ में मिलके जो चीज होती है, जो अंत क्रिया एक तरीके से होती है, तो उसके साथ हम क्या जो है जोड़ सकते हैं। दैट डीपन्स नहीं होगा, स्फीयर्स नहीं होगा, कन्फ्लेट्स, वेरी गुड, कन्फ्लेट्स का मतलब क्या होता है, मिलाना किसी भी चीज को, ठीक है, किसी भी चीज को मिलाना, किस चीज के साथ, एक जेन्युइन कनेक्शन के साथ मिला देता है वो उसको, जो क्वांटिफाइएबल इंटरेक्शन एक तरीके से माना जा सकता है उनका, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि जो मान लो मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं, ठीक है, ओके, तो आप लोगों की डिमांड इस तरीके की है कि एसएससी सीजीएल को छोड़ के मैं है ना, मतलब ऐसे वीडियोस क्रिएट करना शुरू करूं कि आज ऐसे कर दिया, आज ऐसे कर दिया, आज ऐसे हो गया, इस चीज को छोड़ के मैं अगर ये करना शुरू करूं और मुझे उस पे इसकी बजाय ज्यादा व्यूज मिले तो मैं वही करूंगा, फिर मैं वही करूंगा। फिर क्यों करूंगा मैं वो मैं इसलिए करूंगा, मेरा वो भाग गया सब कुछ, कोई नहीं, आप यहीं पे रहो, आ जाएगा वो धीरे धीरे। मैं वो इसलिए करूंगा मित्रगणों, क्योंकि उससे क्या आते हैं, उससे आपके चैनल को व्यूज मिलते हैं, उससे आपके चैनल को क्या मिलती है, एंगेजमेंट मिलती है। तो एंगेजमेंट अगर मिलेगी आपको इन सब चीजों से, तो आप क्या करोगे, फिर आप वही हरकतें, वही चीजें आप एक तरीके से करते हुए नजर आओगे, ठीक है ना। तो ये हमारा सारा का सारा जो है यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, जिसको हमने जो है चीज़ों को एक तरीके से सेट हमें करना पड़ेगा। तब तक मैं, आप जो है चीज़ों के ऊपर ध्यान रखो, तब तक मैं इसको सेट कर लेता हूँ, ठीक है।
ओके तो इसमें सारी की सारी चीजें इसी तरीके से कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर जो है कही गई हैं, बताई गई हैं, ठीक है ना। उन सब चीजों के ऊपर जो है ध्यान ज्यादा दिया गया है। ओके, तब तक मैं वहां पे पहुंच जाता हूं जहां से हम लोग पढ़ रहे थे। ओके ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये शिफ्ट है और क्वेश्चन नंबर ये है, ठीक है। इसको अभी सेट भी करना पड़ेगा भैया। अभी पेन कहाँ पे गया हमारा, पेन भी लेके आना पड़ेगा। ठीक है, आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या फिल कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने फिल कर दिया भाई कन्फ्लेट्स। कन्फ्लेट्स का मतलब होता है मिलाना, किसी भी चीज को मिलाना। आगे चलो, दिस प्रोसेस एंडेंजर्स अ पेक्युलर होता है अजीब ऑन्टोलॉजिकल एनेक्साइटी। ऑन्टोलॉजिकल एनेक्साइटी का मतलब क्या होता है आपका, अस्तित्व की चिंता। अस्तित्व क्या होता है किसी भी चीज का, एग्जिस्टेंस है ना, एग्जिस्टेंस, ऑन्टोलॉजिकल, अस्तित्व की चिंता। ये जो प्रोसेस है अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो इससे खतरे में पड़ती है एक अजीब सी हमारी जो क्या बोलते हैं विचित्र सी अस्तित्व की चिंता हमें यहाँ से हो जाती है। एज द सेल्फ becomes a brand to be perpetually managed and monetized. In this landscape, vulnerability is not so much shared as it is dash packaged for consumption in a way that neutralize its political edge. देखो यहाँ पे दो लाइनें पढ़ दी मैंने, चलो पहली लाइन का मतलब देखो पहले तो क्या होता है। इसने कहा दिस प्रोसेस एंडेंजर्स अ पेक्युलर ऑन्टोलॉजिकल एनेक्साइटी। ये तो हमने बात कर भी ली थी कि अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो क्या है, अजीब सी अस्तित्व की एक चिंता हमें सताएगी। और एज इफ द सेल्फ बिकम्स ब्रांड, और इसी तरीके से चलता रहेगा तो वो जो व्यक्ति जो काम कर रहा है ना वो अपने आप को एक ब्रांड भी बना लेगा, ठीक है, ब्रांड भी बना लेगा और धीरे धीरे वो मैनेज कर लेगा चीजों को और पैसे भी कमा लेगा, इससे पैसे भी कमा लेगा, ब्रांड भी बन जाएगा, सब चीजें होंगी। लेकिन जो वो व्यक्ति है उसको पेक्युलर ऑन्टोलॉजिकल एनेक्साइटी जरूर होगी कहीं ना कहीं। लेकिन पैसा मेरे ख्याल से आज के जमाने का जो थ्योरी है, पैसा हर चीज का इलाज है। इन दिस लैंडस्केप vulnerability is not so much shared as it is dash condemned, discovered, alleviated या फिर performed। आप यहाँ पे कहोगे performed, ठीक है, क्या कहोगे आप यहाँ पे, performed। अगर इसी तरीके से चलती रहेंगी चीजें तो इसमें आप vulnerability यानी कि संवेदनशीलता उतनी साझा नहीं करोगे दूसरों के साथ जितनी की परफॉर्म करोगे, ठीक है, जितनी की परफॉर्म करोगे, ठीक है, जितनी परफॉर्म करोगे किसके लिए, कंजम्पशन के लिए, उपभोग के लिए, किसके लिए, जो आपको देखने वाले हैं उनके लिए, ठीक है। और वो इस तरीके से आप पैक करके दोगे कि उसका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एज भी एक हो जाता है, उसके साथ भी वो न्यूट्रलाइज आपको होते हुए दिखता है। सर बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी बात, क्या हो गया ये हो गया। मैं इसको अपनी तरफ से जोड़ के बता रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं जा रहा मैं इसमें। देखो अब आप हो एक कंटेंट क्रिएटर, मैं हूं, अपने ऊपर ले लेता हूं मैं बात को, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं, मेरा कोई भी कंटेंट है, ठीक है, जो अच्छा नहीं है सामाजिक दृष्टि से, इस हिसाब से मैं लेके चलूं बात को, जो सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं है, समाज के हिसाब से ठीक नहीं है वो चीज़ें, समाज आगे चल के उससे प्रेरणा नहीं देता, मैं समाज को, मैं गंद जो है एक तरीके से फैला रहा हूँ, ठीक है, तो उससे है ना मैं मतलब जो भी मैं करता रहूंगा उससे व्यूज जरूर आ रहे हैं। लेकिन व्यूज कौन दे रहा है भाई, फिर उसको समाज ही तो दे रहा है उसको व्यूज, भाई कौन है ना, हाँ ठीक है, समाज ही तो उसको व्यूज दे रहा है, तो उसको व्यूज भी समाज ही दे रहा है, उसको गंदा भी समाज ही बोल रहा है, तो ये दोगली मानसिकता है। लेकिन जहां पे मैं बताना चाहता हूँ वो सुन लो एक बार। तो मैं एक ब्रांड भी बन गया, और आज के समय पे आपको पता है ब्रांड कनेक्ट नाम की चीज होती है, ब्रांड से फिर आपको मिलती हैं डील, उनसे आपका होता है कॉन्टेक्ट, उनसे आपको मिलती हैं एड्स, उससे आपको जनरेट होता है रेवेन्यू, मोनेटाइज का मतलब होता है रेवेन्यू, पैसा, ठीक है, आपके पास पैसे भी आ गए। लेकिन आपको फिर एक कहीं ना कहीं आपके मन में एक टीज रहेगी कि यार मैं आज के समय पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है, आज के समय पे मैं क्या कर रहा हूँ, फिर आप उन कामों को छोड़ दोगे।
फिर आप अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर दोगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, लेकिन आप उस काम को कहीं ना कहीं छोड़ने की कोशिश ज़रूर करोगे, क्योंकि आप ज़िंदगी भर उसी गंद में नहीं रहोगे, ये पक्की बात है। मैंने देखा है ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को, और हालांकि वो इस चीज़ पे ज्ञान भी देते हैं फिर बाद में जब वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं, क्योंकि उस गंद में फिर और कोई आ जाता है जूनियर, ठीक है, वो ये सोचता है कि अब मैं जिंदगी बना लेता हूं या बना लेती हूं इस चीज को करके, इस काम को करके। ओके, तो फिर आपने क्या कर दिया, वो जो संवेदनशील कंटेंट था वो आपने परोस दिया कंजम्पशन के लिए लोगों के सामने, और वो आपने परफॉर्म किया, उसमें फिर आप हिचकिचाते नहीं हो, ठीक है। ओके, और फिर पॉलिटिकल कनेक्शन भी कहीं ना कहीं हो जाता है, क्योंकि आपसे पॉलिटिकल इश्यूज पे या और चीज़ों पे प्रमोशन, इस तरीके की चीज़ें, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं। जो ये आजकल कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना, उनसे पॉलिटिकल पार्टीज का भी खास कनेक्शन एक तरीके से होता है, कहीं ना कहीं, सबका नहीं बट कहीं ना कहीं होता है। द रिजल्ट इज ए कल्चरल टेरेन दैट फील्स बोथ इनफाइनाइटली vast and strangely monotonous, a testament to the insidious power of platform capitalism। कहने का मतलब क्या है कि परिणाम के रूप में आप देखते हो एक सांस्कृतिक जो परिदृश्य है वो बन जाता है, जो अनंत रूप से विशाल और बड़े अजीब तरीके से नीरस लगता है, बड़े अजीब तरीके से हमें नीरस लगता है, जिसमें कोई रस नहीं होता, जिसमें कोई मजा जो है नहीं आता है, ठीक है। और जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म है वो जो है कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद की कपटी शक्ति का क्या होता है, प्रमाण होता है। मतलब आप उस लेवल को क्रॉस कर चुके हो, लेकिन 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 कहीं ना कहीं आप जो है सोचते हो, ठीक है, कि आपने उस प्लेटफॉर्म से पैसे जरूर कमा लिए, लेकिन आपकी जिंदगी दिल्ली भर की नहीं रही, इज्जत उतनी ज्यादा नहीं मिलती है, वो वाली चीज भी आपको देखने को मिलती है। To reclaim art from this cycle of commodification requires a deliberate resistance to the allure of visibility and a return to the unquantifiable work of making a task that stands in stark dash to the fictionless production of content। इसके लिए सिनर्जी, पैरेलल, ऑपोजिशन या फिर रिजेम्बलेंस आपके लिए जो है ऑप्शंस एक तरीके से दे रखे हैं। चलो देखेंगे क्या आने वाला है। इसके लिए पेन ले लेते हैं। देखो लास्ट लाइन में इसने बोला कि जो भी आपके पास आर्ट है ना, जो भी आपके पास कला है, इस तरीके से दिखाने से ये जो चक्र है जिसमें जो आर्ट हम दिखा रहे हैं, जो ये चक्र है, ये जो साइकिल है कॉमोडिफिकेशन का, इससे हमें, इस वस्तुकरण के चक्कर से हमें वापस आने के लिए एक आकर्षण का जानबूझ के हमें क्या करना पड़ता है, प्रतिरोध करना पड़ता है, और उस अर्थ के बनने से अस्त व्यस्त या अपमाननीय जो कार्य होता है उसकी ओर लौटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक काम जो भी हम काम कर रहे थे उसको सहज, जो उससे हम जो प्रोडक्शन कर रहे थे उसके बिल्कुल अपोजिट, उसके बिल्कुल क्या, उसके बिल्कुल अपोजिट, जो भी हम काम कर रहे थे उसके बिल्कुल क्या, अपोजिट, तो इसका मतलब ऑपोजिशन आ जाएगा। ऑपोजिशन टू, वैसे भी ऑपोजिशन के साथ टू लगता है, रिजेम्बलेंस के साथ भी टू लगता है, पैरेलल के साथ भी टू लगता है वैसे तो, लेकिन ऑपोजिशन टू द फ्रिक्शनलेस प्रोडक्शन ऑफ कंटेंट, उसका मतलब क्या है, जो भी हम कंटेंट बना रहे थे, है ना, उसके बिल्कुल विपरीत जाके खड़ी हो जाती हैं सारी की सारी चीजें। देखो एग्जैक्ट हिंदी मैंने आपको बताई नहीं है, ठीक है, ओके, एग्जैक्ट हिंदी मैंने आपको बताई नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सारा का सारा, पूरा का पूरा आपका क्लोज टेस्ट आपके कंटेंट क्रिएशन या क्रिएटर्स के ऊपर सारा का सारा था। और अब मैंने कोशिश की है आपको कि मैं समझा पाऊँ अपनी तरफ से, फिर भी नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं कोशिश करूँगा एग्जैक्ट वर्ड्स और देसी वर्ड्स सब चीज़ों को मिला के अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, ओके, बता देना भाई ये बात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये है एक हमारा क्या बोलते हैं उसको, फिलअप है, ओके, फिलअप है ये क्या कहता है, ये कहता है कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करके दिखाओ। द नॉवल वॉज डैश कॉम्प्लेक्स फॉर यंग रीडर्स टू अंडरस्टैंड फुल्ली। टू का ये आपको देखने को मिलता है पेयर, टू का, ठीक है, ओके, ठीक है।
तो ये ऑप्शन नंबर 2 आ जाता है। इसका मतलब भी होता है एडजेक्टिव या एडवर्ब का। एडजेक्टिव का काम कर लेता है, ये एडवर्ब का भी कर लेता है। द नॉवल वॉज टू कॉम्प्लेक्स, नॉवल जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, यंग बच्चों के लिए जो पढ़ते हैं उनके लिए पूरे तरीके से समझना बहुत ही मुश्किल काम था। आगे सेलेक्ट फिर से फिलअप है आपका। द जेनरस स्वीयरेंस पैकेज वॉज कमेंसुरेट, कमेंसुरेट के साथ आपका टू क्या आती है, फिक्स प्रेपोजिशन आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। कमेंसुरेट टू हिज लॉन्ग एंड डेडिकेटेड सर्विस टू द कंपनी। कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। कमेंसुरेट टू नहीं होता भाई, विद होता है। कमेंसुरेट विद टू नहीं होता, गलत बात है ये। हाँ ठीक है। द जेनरस स्वीयरेंस पैकेज वॉज कमेंसुरेट विद हिज लॉन्ग एंड डेडिकेटेड सर्विस। सर्विस पढ़ा था क्या मैंने, क्या पढ़ दिया था, डेडिकेटेड सर्विस टू द कंपनी। कहने का मतलब यहाँ पे इसने बताया कि जो उदार जो सर्विस करने वाला था, ठीक है, ओके, वो जो है लंबी और समर्पित सेवा के बिल्कुल अनुरूप था व्यक्ति, ठीक है। जेनरस उदार होता है, ठीक है, ओके, बिल्कुल सही है। कमेंसुरेट विद का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, किसी चीज के साथ मेल खाना, किसी चीज के साथ मेल खाना। अब जो ये जेनरस पर्सन था सर्विस करने वाला, ये डेडिकेटेड था अपनी सर्विस के लिए, अपनी कंपनी के प्रति। अगला क्वेश्चन 15 है, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है, ये भैया बोलते हैं कि कॉमन एरर का क्वेश्चन हूं मैं और मेरे अंदर एरर ढूंढ के दिखाओ तो जाने, ठीक है। तो देखो क्या है, द सीईओ, उसके बाद इस कॉमे पे ध्यान देना, अलोंग विद आ गया, ओके, अलोंग विद हिज सीनियर एडवाइजर्स, इधर फिर कॉमाया, इसका मतलब ये क्या है, नाउन, कहां पे लिख रहा हूं मैं, नाउन इन एपोजिशन, ठीक है, इस चीज को बोलते हैं नाउन इन एपोजिशन। अब सब्जेक्ट कौन सा है, ये है सीईओ। सीईओ जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये आर किसके लिए लगाया, सीईओ के लिए, यहाँ पे इज लगाओ, ठीक है। द सीईओ अलोंग विद हिज सीनियर एडवाइजर, सीईओ और उसके सीनियर एडवाइजर के साथ इज ट्रेवलिंग टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं, टू अनाउंस द कंपनीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, ठीक है, उसको बताने के लिए, जो भी टेक्निकल ब्रेक थ्रू होगा उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे आपके 2-3 स्पेलिंग्स हैं वो आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। एक तो अलोंग विद जहाँ पे आएगा वहां पे आपका सिंगुलर वर्ब आएगा, वैसे भी यहाँ पे आपका जो ये इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू है, ये मेन सब्जेक्ट है। दूसरा आप कॉन्फ्रेंस की स्पेलिंग याद रखोगे, अनाउंस की स्पेलिंग याद रखोगे, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल की स्पेलिंग भी याद रखनी जरूरी है। अगला क्वेश्चन हमें दे दिया 16, ये वॉइस का क्वेश्चन है। देखो, स्कॉलर्स अवॉर्डेड द डिस्कवरी एज अ टर्निंग पॉइंट इन द मेडिकल साइंस। अब देखो यहाँ पे इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रिगार्डेड है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसको कैसे आप चेंज करोगे ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम आएगी तो मिलके सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, होमोनियम का है। सेंटेंस देखो क्वेश्चन का, द एंटीमोलॉजिस्ट, द एंटीमोलॉजिस्ट का स्पेलिंग भी याद रखना जरूरी है। केयरफुली पिन द रोज शैफर इनटू द डिस्प्ले केस। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कहा है इसने कि जो एंटीमोलॉजिस्ट है, जो कीट वैज्ञानिक है, ठीक है, इस एंटीमोलॉजिस्ट कीट वैज्ञानिक होता है, जो कीट वैज्ञानिक है उसने गुलाब का जो शैफर था, ठीक है, शैफर था, उसको बिल्कुल ही केयरफुली प्रदर्शन केस में पिन एक तरीके से कर दिया। रोज शैफर, इसका मतलब क्या है, ये शैफर जो है क्या होता है, एक कीड़ा होता है, ठीक है, कीड़ा, इसको भृंग बोलते हैं, भृंग बोलते हैं, भृंग हिंदी में, मैं कीड़ा बोल देता हूँ यहाँ पे। जो जैसे कि आपका बीटल होता है ना, बीटल होता है, बीटल ऐसे होता है, LE होता है, ठीक है, इस तरीके का ये शैफर आपका होता है। इसका मतलब यहाँ पे कीड़ा समझ लो, ठीक है। ऑप्शंस को पढ़ते जाओ और फिर देखते जाओ कौन से में आपका अलग जो है जवाब एक तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, ओके, ठीक है, ध्यान रखना भाई। चलो देखो क्या बताया इसने बताया कि पहला सेंटेंस है, द गार्डनर कंप्लेंट दैट द ग्रब ऑफ द शैफर वाज डिस्ट्रॉइंग हिज लॉन। देखो गार्डनर ने
शिकायत करी थी कि ग्रब है शेफर्स का, वो डिस्ट्रॉय कर रहा है लोन को। ये आंसर नहीं है, ठीक है, ये सेम आंसर है, यहाँ पे भी कीड़ा ही है इसका मतलब। द कैटरर lit the fuel cell under the silver shafer to keep the sauce warm। इस पे डाउट करो क्योंकि यहाँ पे शेफर का मतलब कुछ अलग हो सकता है क्योंकि कैटरर की बात है। मेटलिस्टिक ग्रीन शीन ऑफ शेफर बीटल इज अनमिस्टेकेबल, यहाँ पे बीटल साथ में लिख दिया तो ये भी सेम आंसर रखेगा। दैट पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ शेफर, भाई ये भी सेम रखेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पे जो सिल्वर शेफर है ना, ये एक ऐसा कपड़ा है, कैसा कपड़ा है, जो कैटरर है उसने लिट किया, जलाया फ्यूल को, सेल के फ्यूल को, जो कि अंडर था किसके, सिल्वर के कपड़े के, जो सॉस को क्या रखेगा, गर्म रखेगा। तो यहाँ पे कपड़ा रिलेट कर सकते हो और यहाँ पे आप इसका मतलब कीड़ा बोल सकते हो। सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम वर्ड, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स, दैट इज कॉल्ड होमोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 वॉइस का क्वेश्चन है। द फाइनल रिपोर्ट विल बी सबमिटेड बाय द कमेटी टुमारो, ये आपका पैसिव वॉइस है। विल बी कमिटेड, विल बी सबमिटेड लिखा हुआ है तो विल या शैल प्लस के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाला आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर मुझे मिल जाएगा। आपके सामने मैं स्क्रॉल कर देता हूं, चारों ऑप्शंस लिखे हुए, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे देना। अगला क्वेश्चन 19th, ये क्या कहता है, ये कहता है कि बोल्ड या फिर अंडरलाइन जो सेगमेंट है ना उसका लिए आंसर बताओ। द मिनिस्टर वॉज एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के साथ आपकी फिक्स प्रपोजिशन आती है, ठीक है, एक्यूज्ड के साथ आपकी फिक्स प्रपोजिशन आती है ऑफ, ठीक है, इसमें गलत नहीं हूं मैं पीछे गलती हो गई थी, एक्यूज्ड ऑफ बोल सकते हो आप। टेकिंग ब्राइब्स फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, इसमें सिनोनिम बताना होगा परवेंट का। ये आपका एडजेक्टिव वर्ड आपको देखने को मिलता है, सॉरी परवेंट नहीं, फर्वेंट, फर्वेंट आपको देखने को मिल रहा है वर्ड। इसका मतलब होता है जील, इसका मतलब होता है उत्साही, इसका मतलब होता है जोशीला, ठीक है, इसका मतलब जोशीला, उत्साही, जील, ये सब होता है। एंथुजियास्ट, इसकी स्पेलिंग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। एपैथेटिक होता है उदासीन, कैसा होता है, उदासीन होता है आपका एपैथेटिक, ओके। कोल्ड मतलब शांत बोल सकते हो या ठंडा बोल सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में यूज किया जाता है। पैशनेट आपका उत्साही, उत्साही होता है एक तरीके से, ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। इनडिफरेंट भी आपका उदासीन आप बोल सकते हो, ठीक है, जिसको कोई फर्क ना पड़े। एपैथेटिक और इनडिफरेंट एक दूसरे के सिनोनिम बोल सकते हो एग्जैक्ट, ठीक है। आपको सही आंसर आपका मिल गया, सर मिल गया मेरे को, ऑप्शन जो है बी मेरे को सही मेरा आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में एंटोनियम बताना है हमने, किसका, एजोट्रिक का। ये भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड आपको देखने को मिल जाता है। इसका मतलब होता है गहन, गहन, गहरा भी लिख सकते हो, लिख रहा था तो गुड भी लिख सकते हो, जो समझ में ना आए, बिल्कुल जो अच्छे तरीके से समझ में ना आए उसका उल्टा बताना है। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब आप अमूर्त बोल सकते हो, भाव, भाव, भाव से जो है गलत बोल सकते हो। हिडन छिपा हुआ, छिपा हुआ। कॉमन सामान्य, ठीक है। सीक्रेट गुप्त, इसको भी आप बोल सकते हो कि ये छिपे हुए की एक तरीके से बात कर रहा है। तो एक तो कोई चीज गहरी है, गहन है, गूढ़ है, एक कोई चीज सामान्य है, बिल्कुल कॉमन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 22वां, ये बताना है, ईडियम है हमारा, कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड, मस्टर्ड होती है सरसों, ठीक है, सरसों को काटना मतलब क्या है, जो भी जरूरी चीज है, जरूरी मानक पूरा करना, जरूरी मानक पूरा करना, ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड है, जो भी रिक्वायर्ड, जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना, ठीक है। फेल टू मीट एक्सपेक्टेशंस, टेक अननेसेसरी रिस्क, बिहेव रिस्क्स, बिहेव फुलिशली, मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कट द मस्टर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th है, अंडरलाइन या बोल्ड जो स्टेटमेंट सेगमेंट लिख रखी है सेंटेंस की, उसको रिप्लेस करना है। द न्यूज, भाई न्यूज जो होती है ना आपकी, देखने में आपका ये क्या लग रहा है, प्लूरल, लेकिन ये होता क्या है, सिंगुलर, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। इसके लिए सजेशन दूंगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर सेंटेक्स का वीडियो बना रखा है,
111 रूल्स हैं। आपका 3D लर्निंग एकेडमी चैनल है, लूसेंट बुक से बना रखा है। 111 रूल्स हैं, सारे के सारे देख डालो। स्पीड 1.5 की कर लो, नहीं समझ में आ रही तो 1.25x की करके स्पीड, और उसको जल्दी जल्दी देख डालो। गलती नहीं होगी भाई, मैं मान रहा हूँ गलती नहीं होगी जब आप मेरी बात का विश्वास करोगे तो। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चन बच के दोनों के दोनों। चलो करो इनको। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड फॉर देयर एग्जाम्स, ये आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट ढूंढना है। द टीचर सैड, सैड कहेंगे क्या, टीचर सैड कहेंगे, हाँ सैड ही करेगा। टीचर ने नॉर्मली एडवाइस दी है एक तरीके से बच्चों को, या बोला है बच्चों को जनरली, ठीक है। टोल्ड छोड़ देते हैं, ठीक है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, ऐसे भी हो सकता है। ना 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 ना, द स्टूडेंट्स, नहीं 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 नहीं, लास्ट वाला आंसर नहीं हो सकता इसका। बिल्कुल भी मत जाना उसके पास, ठीक है, ओके। बिल्कुल भी मत जाना लास्ट वाले के पास, ठीक, ओके। लास्ट वाले क्वेश्चन के पास बिल्कुल भी मत जाना। द टीचर सैड के साथ पहले से ही बना के देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को बोल रहा है, स्टूडेंट्स को वो क्या बोल सकता है, यू भी बोल सकता है टीचर, है ना। यू शुड वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम्स, मुझे तो यही सही लग रहा है। ये वाला भी मैं नहीं कहूंगा आंसर, क्योंकि बी भी नहीं कहूंगा। अगर मैंने स्टूडेंट्स टोल्ड, स्टूडेंट्स टोक दिया तो सैड टू को मैं थोड़ी ना रखूंगा इसमें, है ना। एडवाइज्ड का सैड टू का टोल्ड बनता है, ठीक है, छोड़ दिया मैंने इसको। द टीचर सैड द स्टूडेंट्स मस्ट, मस्ट नहीं कहा, ऑप्शन नंबर 1 ही सही रहेगा आपका। मस्ट नहीं कहा, उन्होंने जनरल एक बात कही है बच्चों को कि आप जो है मेहनत कर लो, आप जो है पास हो जाओगे, या आपके एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए आप कठिन मेहनत कर लो। जनरल बोला है, जनरली बोला है। मस्ट वहां पे लगाओगे जहां पे बहुत ज्यादा जबरदस्ती, मतलब बहुत, मतलब करना ही करना है तुम्हें ये काम, वहां पे मस्ट लगाओगे आप, अन्यथा आपको मस्ट की जरूरत है ही नहीं। और ये तो सिंपल ही सेंटेंस में ये बोल के चलता हूं आपको, ठीक है, ओके। अगला देखना, अगला आपका डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसका इनडायरेक्ट बनाना है तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके इसको ठीक कर लो। 25th क्वेश्चन देखना एक बार। माई फ्रेंड सैड हुर्रे, इस हुर्रे को हटाना पड़ेगा। वी हैव वॉन द मैच, माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हाँ ठीक है, हुर्रे तो हम जॉय के साथ ही बताएंगे ना, हाँ ठीक है, ये वाला गलत है। एक्सक्लेम्ड जॉयफुली नहीं कहेंगे और ये भी नहीं कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही है। माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दैट के साथ हम जोड़ देंगे कि वी गया किसके पास, फर्स्ट पर्सन के पास, है ना, है ना। फर्स्ट पर्सन गया सब्जेक्ट के पास कि हम, वे सारे के सारे जीत गए थे, किसको, मैच को जीत गए थे, तो दे हैड वॉन द मैच लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो 22 सितंबर का सेकंड शिफ्ट आप लोग देख सकते हो। पहला क्वेश्चन आपका है एरर का, इसको है ना 4 पार्ट्स में बांट रखा है, ये तो पुरानी बातें हैं, सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ द लाइब्रेरी, डू नॉट लेट द स्टूडेंट्स टू टेक more than 2 books out at a time, which is often inconvenient for researchers। देखो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, एक तो रिसर्चर्स, एक इनकॉन्वीनियंट, ये दो तो स्पेलिंग्स भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस सेगमेंट में, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अब आप मुझे कई बार बोलते हो कि भैया आप हिंदी नहीं करके बताते, हिंदी नहीं करके बताते, मैं क्या करूं भाई। इसकी हिंदी करने जाओगे, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं लाइब्रेरी के जो स्टूडेंट्स को फॉलो करने पड़ते हैं, कि बच्चे है ना 2 बुक्स लेके जा सकते हैं एक समय पे। उसको जो क्या करेगा, आमतौर पर इनकॉन्वीनियंट हो सकता है रिसर्चर्स के लिए, मतलब एक टाइम पे 2 ही बुक मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अब ऐसे ढूंढने जाओगे तो भाई मिलेगा नहीं, ये तो गारंटी है, मिलेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे बात है लेट की, ये जो आपका लेट लिखा हुआ है ये रहा, ठीक है। इसके बाद है ना आपका इन्फिनेटिव आता है बेयर, बेयर इन्फिनेटिव आता है आपका, कभी भी टू इन्फिनेटिव नहीं आता है, ये ध्यान रखना। तो ये टू यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्या हो जाएगा, टू आपका यहाँ पे हट जाएगा, तो इसलिए आपका ये सारा का सारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा फिर, ओके। स्टूडेंट्स टेक मोर देन 2 बुक्स, ऐसे हो जाएगा। तो 2 में गलती है, ये रहा 2, तो 2B में लिख रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में गलती आ गई है। आगे क्या है, आगे देखते हैं क्या है हम लोग।
दूसरा क्वेश्चन है वॉइस का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है दूसरा, द डैमेज्ड सर्वर इज टू बी रिपेयर्ड, ये है आपका बाय द टेक्नीशियन। अब यहाँ पे आप सब्जेक्ट ले लो आपके टेक्नीशियन को, ठीक है, क्योंकि टेक्नीशियन है ना ऑब्जेक्ट, टेक्नीशियन को मैंने सब्जेक्ट ले लिया। अब यहाँ पे देखो टू बी रिपेयर्ड लिखा हुआ था ना, तो इज लगाया है हम लोगों ने, ठीक है, लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, टू बी रिपेयर्ड रख लो आपका। फिर किसके बारे में बात हो रही है, अबाउट द डैमेज्ड सर्वर, अबाउट द डैमेज्ड सर्वर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत बाकी में आनी नहीं चाहिए, नहीं आएगी, दिक्कत आएगी, टू बी रिपेयर्ड नहीं होगा, टू बी रिपेयर्ड नहीं होगा, ये सही है, ये सर्वर इज अबाउट टू रिपेयर, नहीं ये वाला सही है, द टेक्नीशियन इज अबाउट टू रिपेयर, टू बी रिपेयर नहीं, रिपेयर्ड नहीं, टू बी प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, अकेला, ये बी हट जाएगा और ये जो आपका टू है ना उसके बाद आपका सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ऐसे होएगा, ये वाला ठीक होएगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत है आपका। ये तो फिर पैसिव वॉइस कैसे हटा इसका, है ना, ये वाली बात है। ओके चलो गलती हो गई थी भाई ये तो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं, फिलअप है हमारा, द पॉलिटिशियन वॉज नोन फॉर हिज डैश, पॉलिटिशियन को उसकी डैश के लिए जाना जाता है, जो रिट्रिक हैं, ऑफन इनिशिएटिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस अमंग हिज सपोर्टर्स, जो उसके ज़्यादातर जो है क्या करते हैं, जो उसके रेट्रिक जो चीज़ें होती हैं इन्फ्लेमेट करती हैं, इन्फ्लेमेटरी करती हैं, अच्छा इन्फ्लेमेटरी है भाई, कौन सा स्पेलिंग सही है, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला स्पेलिंग सही है इन्फ्लेमेटरी का। इन्फ्लेमेटरी होता क्या है, इसको आप बोलते हो भड़काऊ, उत्तेजित करना भी बोल सकते हो, उत्तेजित, ठीक है, ओके, अच्छा चार्ज अप करना भी बोल सकते हो आप इसको, ओके, इस तरीके के, मतलब जो पॉलिटिशियन है ना वो अपने भड़काऊ भाषण के लिए जाना जाता है, उत्तेजित करने वाले भाषण के लिए जाना जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में जो सही स्पेलिंग लिख रखी है इन्फ्लेमेटरी की वो सही है, उसके जो रेट्रिक जो इन्फ्लेमेटरी होते हैं उनके लिए वो जाना जाता है, और ऑफन आमतौर पर वो इनिशिएट करता है स्ट्रॉन्ग इमोशंस को उसके सपोर्टर्स के अंदर, वो बिल्कुल जो इमोशंस है ना उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक तरीके से करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एंटोनियम बता दो प्रोडिगल का, ये आपका एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है खर्चीला, क्या होता है इसका मतलब, खर्चीला, जो बहुत ज़्यादा क्या करता है, खर्च करता है, ठीक है। वेस्टफुल भी कहीं ना कहीं खर्चीला ही आपका एक तरीके से आपको देखने को मिलता है, जिसमें फिजूल खर्ची की जाती है, हाँ ये कह लो फिजूल खर्ची आप इसको बोल सकते हो। फ्रूगल आपका क्या होता है, फ्रूगल का मतलब होता है जो कम खर्च करता है, कम खर्च करने वाला, ठीक है, कम खर्च करने वाला। एंटोनी में ढूंढना था, एक्स्ट्रावेगेंट और लाविश, बिल्कुल ये तीनों एक जैसे हैं, ये आपके सिनोनिम आपको देखने को मिलते हैं, एंटोनियम आपको फ्रूगल देखने को मिलता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कहता है, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 5 की स्पेलिंग बतानी है एक वर्ड की जिसका मतलब है आ सबटल डिफरेंस और इन शेड ऑफ मीनिंग एक्सप्रेशन एंड साउंड। देखो इसका मीनिंग हम लोगों ने बताना है कि जो डिफरेंस बताता है किसी चीज़ के अंदर या शेड बताता है मीनिंग की, एक्सप्रेशन की या साउंड की, तो नुआंस की सही स्पेलिंग हम लोगों ने एक तरीके से बतानी है। तो नुआंस की जो सही स्पेलिंग है वो आपकी कहाँ पे है, इसमें तो डबल एन लिख रखा है, ये वाली ऑप्शन नंबर 2 में आपकी नुआंस जो है सही स्पेलिंग लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, ये जो पैराजम्बल का क्वेश्चन देखने को मिलता है, चारों जो सेंटेंसेस आपके पढ़ो फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि क्या करेंगे। द ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन लर्निंग हैज़ एक्सपेंडेड अक्रॉस द एजुकेशन अक्रॉस रीजन्स, अक्रॉस टू एजुकेशन अक्रॉस रीजन्स, ठीक है, ओके, ये पहले नंबर पे हो सकता है क्योंकि ग्रोथ बताई है ऑनलाइन लर्निंग की, वो एक्सपेंड हो चुकी है वो एजुकेशन के मामले में रीजन्स के अंदर। फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स होते हैं, डाइवर्स रिसोर्सेज होते हैं जो अलाउ करते हैं लर्नर्स को स्टडी करने के लिए उसकी अपनी जगह पे, उसकी अपनी पेस पे, जितना सीखने वाले का स्ट्रेंथ है, जितना सीख सकता है वो व्यक्ति उतना सीखने का उसको वो मौका देते हैं। यट डिस्पैरिटीज, कुछ कमियां भी हो सकती हैं
इन कनेक्टिविटी एंड डिजिटल स्किल्स कैन डीपन एग्जिटिंग इनइक्वालिटीज। हाँ, इसमें कुछ कमियों में आप बोल सकते हो, कनेक्टिविटी बोल सकते हो, नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है, डिजिटल स्किल्स की कमी हो सकती है, सामने वाले में पढ़ाने वाले में हो सकती है, हमारे पास भी कुछ ऐसी डिजिटल स्किल्स ना हो तो भी कोई दिक्कत हो सकती है। तो इससे है ना थोड़ी सी इनइक्वालिटीज, असमानताएं आपको देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से तो 1 2 3 4 ही है ना, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। हेंस इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल लिटरेसी, आप इन्वेस्ट करके इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चाहिए होता है, क्योंकि मैं बहुत बार आपके साथ जिक्र करता हूं कि मोबाइल के साथ फ़ोटो खींच के वीडियो बनाते थे, अब हम टाइप करके वीडियो बना रहे हैं। आपने पेन टैब पे खर्च किया, आपने लैपटॉप पे खर्च किया, आपने टाइम लगाया, आपने और भी बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। जो पैसे लगा के करते हैं हम लोग, माइक पे खर्च किया, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है। डिजिटल लिटरेसी, फिर वो सारी चीज़ें लेके तो आगे, अब आपको चलाना आता नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वगैरह पता नहीं कि कौन से सॉफ्टवेयर में आपका रिकॉर्ड होगा, कौन से सॉफ्टवेयर से पेन यूज़ कर सकता हूँ मैं, कलर्स पेन के कैसे यूज़ किए जा सकते हैं, फिर एडिटिंग कैसे की जा सकती है, रिकॉर्डिंग करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपकी यहाँ पे मायने रखती हैं। इज़ एसेंशियल फॉर इंक्लूसिव लर्निंग, जो आपकी समावेशी शिक्षा है उसके लिए ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो 1 2 3 4 एंड 5 ही आपका बिल्कुल सही सीक्वेंस या फिर ऑर्डर आप बोल सकते हो। सेलेक्ट करो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट सेंटेंस जो भी आपका दे रखा है उसके हिसाब से। ये मुझे आपका डायरेक्ट दिख रहा है, इनडायरेक्ट मुझे ढूंढना है। ही एक्सप्लेन्ड आई हैव फिनिश्ड ऑल माई टास्क फॉर द डे। अब देखो, इस पे अटैक मत करो, आप यहाँ पे अटैक करो सीधा। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे हैव फिनिश्ड पे देखना है, तो हैव फिनिश्ड का हैड फिनिश्ड हो जाएगा। ही एक्सप्लेन्ड दैट के साथ मैं जोड़ देता हूँ, हैड फिनिश्ड ऑल हिज टास्क फॉर द डे। ऑप्शन नंबर 1 ही मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल कर दो। हार्डली के साथ है ना आपका वैन आ जाता है, ठीक है, फिक्स्ड कंजंक्शन आती है, ये हार्डली के साथ आपका वैन आ जाता है, फिक्स्ड कंजंक्शन, ठीक है। और फिर हार्डली जो होता है ना आपका, जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना उससे बाहर निकलता है, ये भी ध्यान रखना। और हेल्पिंग वर्ब है ना इस मामले में सब्जेक्ट से जो है पहले जाती है और सेंटेंस सिंपल ही होता है, ये बस ध्यान रखने की बात है, इंपॉर्टेंट सी बात है, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन होमोनियम से हमसे पूछा गया है। ये कहता है द कारपेंटर कट अ बीम टू सपोर्ट द सीलिंग। सीलिंग को सपोर्ट, सीलिंग छत होती है आपकी, उसको सपोर्ट करने के लिए बीम जो है उसने एक रखा था, वहां पे कट किया, ये बोल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। द वर्कर्स लिफ्टेड द वुडन बीम, यहाँ पे वुडन बीम कह दिया तो लकड़ी का वही लट्ठा, टुकड़ा तो नहीं कह सकते क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है जो सपोर्ट करता है हमारी जो छत है उसको, है ना। आर्किटेक्ट मेजर्ड द सेंट्रल बीम, आर्किटेक्ट ने सेंट्रल बीम को मापा छत के, यहाँ पे भी यही मतलब है जो क्वेश्चन में था। बिल्डर ने सिक्योर कर दिया प्रत्येक बीम को आयरन ब्रैकेट्स के साथ, तो यहाँ पे भी सेम ही है। तो ऑप्शन नंबर डी में आपका अलग मतलब आपको देखने को मिलेगा बीम का, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, द लाइट हाउस सेंट आउट भेजा उन्होंने, फ्रेजल वर्ब है ये आपकी। अ बीम ऑफ लाइट अक्रॉस द सी, बीम ऑफ लाइट जो लाइट का रास्ता होता है, मतलब जो क्या बोलते हैं, रोशनी का रास्ता, कुछ इस तरीके का मतलब यहाँ पे इस बीम का बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ईडियम का पूछा गया है। ईडियम क्या कहता है, टू स्केट ऑन थिन आइज, पतली आइस पे आप स्केट करोगे तो आपको क्या होगा, समस्या होगी, परेशानी होगी, ठीक है। टू ग्लाइड स्मूथली एंड एफर्टलेसली, बिल्कुल गलत है। टू बी रिस्की एंड प्रीकेरियस सिचुएशन, अब बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि आप उस समय पे उस रिस्की सिचुएशन में पहुंच जाते हो जिसमें आप कुछ ना कुछ आपको गलत ही आपके साथ होगा, बिल्कुल भी कुछ ना कुछ अच्छा नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो उसमें आप उस समय पे आप एक रिस्की एंड डेंजरस सिचुएशन में पहुंच जाते हो। क्वेश्चन नंबर 11 है वॉइस से रिलेटेड। पीपल जनरली एक्नॉलेज्ड दैट द डिसीजन वाज अ मिस्टेक। अब देखो यहाँ पे पीपल जनरली, अच्छा इसको आप कैसे शुरू कर सकते हो, इसको आप एक चीज से शुरू कर सकते हो, ये जो आपका पहले ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, इट वॉज जनरली एक्नॉलेज्ड,
इट वॉज जनरली एक्नोलेज्ड, ये जनरली एक्नोलेज किया जाता है किसके द्वारा, पीपल के द्वारा, ठीक है, इसलिए पीपल आपका छुप गया। तो फिर आपका ये जो दैट क्लोज लिखा है इसको एज इट इज आप यूज कर सकते हो एक्नोलेज के बाद, ठीक है। दैट द डिसीजन वॉज ए मिस्टेक, पीपल जनरली एक्नोलेज, पीपल जो है आमतौर पर एक्नोलेज कर रहे हैं कि जो डिसीजन है ना वो एक मिस्टेक था, तो ये मान लिया गया, ये मान लिया गया, इट वो जनरली एक्नोलेज्ड, ये एक्नोलेज कर लिया गया। अब किसके द्वारा एक्नोलेज कर लिया गया, आप अच्छे तरीके से समझते हैं, पीपल के द्वारा एक्नोलेज कर लिया गया, ठीक है, कि डिसीजन जो है वो एक मिस्टेक था। ओके, इस तरीके के सीधे सीधे क्वेश्चंस भी होते हैं, आप बनाने के लिए जाओगे तो कुआं बहुत गहरा है, उसमें टाइम लगता है। आगे क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या है, वी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। देखो क्या है, द एंशिएंट स्क्रॉल कंटेन अ डेली रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। एपिक, एपिक होता है आपका महाकाव्य, जैसे आपके महाभारत या फिर रामायण, ये सब जो है आपके क्या हैं, एपिक्स आपको एक तरीके से आपको देखने को भैया मिलते हैं, ठीक है, एपिक्स। ओके, आगे स्वनियर, स्वनियर आपके क्या होते हैं, स्वनियर आपको देखने को मिलते हैं किसी का चिन्ह, चिन्ह बोल सकते हो इसको आप, निशानी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ओके, गैजेट आपको ऑफिशियली गैजेटेड ऑफिसर जो होते हैं सरकारी, जो उनको बोलते हैं। डायरी, हाँ ये सही आंसर है। डायरी में ना स्क्रॉल करते हैं हम लोग, जिसमें डेली का रिकॉर्ड होता है इवेंट्स का या ऑब्जर्वेशंस का, ठीक है, उसको हम वहाँ पे रखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है 13th, ये भी आपका एक ईडियम आपको देखने को मिलता है, एट वंस विट्स एंड, विट मतलब होता है बुद्धि, ठीक है, एंड सॉरी एट वंस विट्स एंड, अब आप इसको कहते हो कि पूरे तरीके से आप क्या करते हो, उसकी बुद्धि खत्म हो चुकी है और अब वो उलझन में पड़ चुका है और ये समझ नहीं पा रहा है कि अब उसको क्या करना है, व्हाट टू डू की सिचुएशन। टू बी एक्सट्रीमली क्लेवर एंड रिसोर्सफुल तो वही नहीं हो, टू बी अटरली परप्लेक्स्ड, बिल्कुल, नॉट टू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब उसको पता ही नहीं कि उसको करना क्या है, पूरे तरीके से वो परप्लेक्स्ड हो चुका है, ठीक है, उसको पता ही नहीं है कि अभी आगे करना क्या है। एट वंस विट्स एंड होता है जहाँ पे किसी की बुद्धि का क्या हो जाता है, थोड़ी सी समाप्ति की तरफ वो चला जाता है कि वो सोच नहीं पा रहा इन शॉर्ट कि करूं क्या। आगे 14th क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप जो अंडरलाइन या बोल्ड सेगमेंट लिख रखी है, दैट लीट वॉज टू एग्जॉर्टेड दैट ही कुड नॉट फिनिश द रेस। देखो एक स्ट्रक्चर होता है, टू एडजेक्टिव आता है, उसके बाद आपका एक एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाता है, ठीक है, उसके बाद आपका टू आ जाता है और फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आपका एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका ये वाला ऑप्शन नंबर बी, टू एग्जीक्यूटेड टू फिनिश, ये आ जाएगा यहाँ पे आप टू फिनिश बोल सकते हो, ठीक है, टू फिनिश द रेस। ओके, ये हो जाएगा, वो इतना कमजोर हो गया कि रेस भी फिनिश करने में मुश्किल आ रही थी उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि स्पेलिंग बतानी है आपने, एक वर्ड है जिसका मतलब है एन इनडायरेक्ट यूजुअली डेरोगेटरी इम्प्लीकेशन इन अ स्टेटमेंट और क्वेश्चन। आप यहाँ पे कहना चाह रहे हो कि कोई क्वेश्चन है, कोई कथन है, कोई बात है जिसके अंदर क्या हो रहा है, इन डेरोगेटरी इम्प्लीकेशन है स्टेटमेंट्स में या फिर क्वेश्चंस में, ठीक है, इस तरीके की बातें कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब आपको देखने को मिल जाता है भाई, उसका ऑप्शन, अच्छा स्पेलिंग देखनी है हमने इंसिन्यूएशन की स्पेलिंग आप लोगों ने देखनी है। ये स्पेलिंग आपकी गलत रहेगी, ये भी आपकी गलत पे जाएगी, ये भी। ऑप्शन नंबर डी में आपकी सही स्पेलिंग है इंसिन्यूएशन, ठीक है, इंसिन्यूएशन बोल सकते हो आप इसको। ये एक ऐसी बात होती है जिसमें कोई बात होती है जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से किसी की तरफ ऐसा इशारा किया जाता है कि वो है ना, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती, कुछ ना कुछ उसकी बुराई किस तरफ संकेत या इशारा एक तरीके से किया जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन है 16th। ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपको है ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ पर्सन हु डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स फास्ट, अच्छे तरीके से लिखो। एग्नोस्टिक क्या होता है, एथिस्ट क्या होता है, थीस्ट क्या होता है, हेरेटिक क्या होता है। हेरेटिक मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप
बता दोगे, इसमें कोई भी दिक्कत आपको मुझे नहीं लगता कि आने वाली होगी, ठीक है, ओके, है ना, आप बता सकते हो इसमें। हेरेटिक, हेरेटिक आपकी जो है क्या होती है, हेरेटिक में आपको देखने को मिलता है, अरे भाई ये तो गलत लिखा हुआ है, ये ऑप्शन आपका गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना ये गलत लिखा हुआ है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे, इसको छोड़ देना, चौथे वाले ऑप्शन को छोड़ देना, इन तीनों में से आपका एक आंसर है, और आंसर तो है ना इसमें, हाँ है, आंसर है, ए पर्सन हु डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इस ऑप्शन को छोड़ देना, ये गलत लिखा गया हमसे, ये गलत टाइप हो रखा है वर्ड, ठीक है, ओके, ध्यान रखना। आगे देखो भाई आपका क्या आने वाला है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, ये सही है क्या गलत, चलो छोड़ देना उसको, बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है 17, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। द रिव्यूअर प्रोजेक्टेड दैट द मार्केट वुड rebound sharply in the next quarter provided global economic stability improved। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको क्या देखने को मिलेगी, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको देखने को ये मिलेगी कि भैया एक चीज़ है यहाँ पे, कि क्या चीज़ है भैया, भाई ये मेरा इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट है, ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपने इसका लेके आना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच नहीं लिखा हुआ है, अलग अलग से सारा एक साथ लेकर रखा है, तो ऐसे देखो इसको, तो फिर आप क्या करोगे, रिव्यूअर ने प्रोजेक्टेड किया, तो रिव्यूअर ने प्रोजेक्टेड किया, ठीक है, यहाँ तक मैं ले लेता हूँ, ये मैंने कोमा लगा दिया, ये मैंने इन्वर्टेड कोमा यहाँ से क्या कर दिया, शुरू कर दिया, ठीक है, ओके है ना बात, यहाँ तक का समझ में आया। उसके बाद देखो द मार्केट वुड रिबाउंड हो रहा है, तो वुड का मैं विल वापस करता हूँ, तो विल लेके आ जाता हूँ, तो यहाँ पे विल ही लिखा हुआ है। रिबाउंड आपकी जो है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ ही जाती है, रिबाउंड, ठीक है, ओके, रिबाउंड आपकी फर्स्ट फॉर्म ही आ जाती है, सेम रहती है फॉर्म। शार्पली भी ले लो, इन द नेक्स्ट क्वार्टर भी ले लो, प्रोवाइडेड ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इम्प्रूव्स, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही आंसर हो रहा है, और कोई तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे वुड लिखा हुआ है, यहाँ पे माइट लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑट टू नहीं, ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, ठीक है। ऐसे ऑप्शंस पे जाके आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल सकते हो, कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स हमारे पास है, मिलके हम उसका सॉल्यूशन कर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका जो है आपको देखने को मिलता है, आपके जो डिसऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस में सेंटेंसेस लिखे हों उनको ऑर्गेनाइज करना है, कंस्ट्रक्ट करके उनका मतलब लॉजिकल जो है मीनिंग आपको लेके आना है, एक्सप्लेनेशन लेके आनी है। पहला सेंटेंस देखो, दीज इंटरएक्शंस, देखो इंटरएक्शंस नहीं पढ़ना, इंटरएक्शंस पढ़ना है। देखो दीज लिखा हुआ ना, इसका मतलब इससे पहले कुछ ना कुछ आएगा, तो पहला सेंटेंस जहां पे लिखा हुआ उसको मैं काट देता हूं, बिकॉज वो मेरा आंसर कतई नहीं हो सकता। उसके बाद एन इकोसिस्टम इज ए डायनेमिक कम्युनिटी, एक इकोसिस्टम जो होता है वो एक डायनेमिक कम्युनिटी होता है, सॉरी इसको पढ़ तो देता हूं पूरा। इंटरेक्शंस सच एज प्रीडेशंस, competition एंड सिम्बोसिस डिफाइन द कम्युनिटीज स्ट्रक्चर, ये कुछ बात बता रखी है किसी इंटरेक्शन की। अच्छा, इकोसिस्टम एक डायनेमिक कम्युनिटी है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और उनके एनवायरनमेंट के साथ। हाँ बिल्कुल ठोक बजा के बोल दो आप, आपका ऑप्शन नंबर 2 पहले नंबर पे है, आपका आंसर ए हो सकता है, आपका आंसर सी हो सकता है, डी बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उसको हटा दो। ईच स्पीसीज, प्रत्येक स्पीसीज जो है आपका इज ए स्पेसिफिक निश बोलते हैं इसको, प्रत्येक स्पीसीज के पास है ना उसका एक स्पेसिफिक निश होता है इन्फ्लुएंस करने के लिए फ्लो ऑफ एनर्जी को और न्यूट्रिएंट्स को थ्रू आउट द सिस्टम। ये आपका दूसरे के बाद तीसरा तो आ ही नहीं रहा। अल्टीमेटली द हेल्थ एंड द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, ये तो लास्ट में आनी चाहिए आपकी लाइन, ये तो लाइन आपकी है ना लास्ट में आनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में बोल रहा है कि हेल्थ और स्टेबिलिटी है इकोसिस्टम की, वो डिपेंड करती है इंट्रिकेट बैलेंस के ऊपर, जो ये डाइवर्स कनेक्शंस होते हैं इनके ऊपर। तो मुझे है ना ऑप्शन नंबर 2 के बाद मैं 4 तो लगा नहीं सकता, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली होगी। मिलाना चाहो तो मिला लो। क्या है
पहले नंबर पे ये रख दिया, इकोसिस्टम की बात कर दी। एक डायनेमिक कम्युनिटी होती है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और उनके एनवायरनमेंट के साथ। उसके बाद ये जो इंटरेक्शंस होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं, इस तरीके से ये सब चीज़ें इसकी बता दी। उसके बाद आप लोगों को क्या बताया कि प्रत्येक स्पीसीज जो है उसका एक निश होता है, इन्फ्लुएंस करता है जो फ्लो ऑफ एनर्जी को और न्यूट्रिएंट्स को सारे सिस्टम के दौरान। अल्टीमेटली होता क्या है, हेल्थ और स्टेबिलिटी जो है इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। इंट्रिकेट बैलेंस, इंट्रिकेट करने पे जो इंट्रिकेट करते हैं उस बैलेंस के ऊपर भी, जो डाइवर्स कनेक्शंस होते हैं इनके, ठीक है। ओके, आगे क्या है, एरर बतानी है इस सेंटेंस के अंदर क्या हो सकती है। देखो, माई नेबर कॉन्स्टेंटली कंप्लेन्स फॉर, कंप्लेन्स के बाद फॉर नहीं आएगा, अबाउट आएगा। ये फिक्स प्रेपोजिशन होती है, कंप्लेन के साथ अबाउट जाएगा। ऑफ द नॉइस कमिंग फ्रॉम द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, फोर वाली कट जाएगी, कंप्लेन्स फॉर, ऑप्शन नंबर डी में आपकी गलती है। सिनोनिम बताना होगा रोबस्ट का। रोबस्ट आपका क्या होता है, रोबस्ट आपको देखने को मिल जाएगा भाई, आपका जो ये वर्ड है रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब आपको देखने को मिल जाएगा मजबूत, मजबूत, और ये आपका एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। इसको सशक्त बोल सकते हो, सशक्त, मजबूत। सेंसिटिव, आप संवेदनशील बोल सकते हो क्या, इसको सेंसिटिव को बोल देना, संवेदनशील बोल सकते हो। आप इसको नाजुक बोल सकते हो, आप इसको कमजोर बोल सकते हो, इमोशंस के हिसाब से संवेदनशील या ऐसे बोल सकते हो। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब आपका क्या होता है, जो लंबे समय तक चलता है, यानी कि टिकाऊ। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल आपका क्या होता है, नाजुक होता है, हल्का, हल्का भी लिख लो और नाजुक भी लिख लो, ठीक है, हल्का भी लिख लो। स्टर्डी, स्टर्डी आपका क्या होता है, ये आपका मजबूत होता है, तो सिनोनिम आपका स्टर्डी ही आ जाएगा। अगला लास्ट 5 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए आपके कॉम्प्रिहेंशन है। 21 से 25 तक हमसे क्वेश्चंस पूछे हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अब जो आपके ये क्या बोलते हैं पैसेज है, इसको पढ़ना है और समझना है। ये आपका बायो से रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड है, जीव विज्ञान से। समझने की कोशिश करना, ज़्यादा हिंदी में जाओगे, ज़्यादा चीज़ें गहराई में जाओगे तो फिर गड्ढा बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, उसमें फिर दिक्कत हमें आ जाती है। साइंस के स्टूडेंट्स इसको ईजिली कर पाते हैं जो बायो पढ़ते हैं। हम लोग थोड़ा सा आर्ट्स वाले या फिर दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाते हैं कई बार, ठीक है, क्योंकि गहराई से पढ़ा नहीं होता। अच्छा, न्यूट्रिशन के ऊपर है बात। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच a living organisms obtain the food necessary for growth, metabolism and other vital functions। देखो सिंपल सी लाइन है पहली तो, न्यूट्रिशन जो है ना वो प्रोसेस है जिससे है ना कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है ना अपनी जो है वृद्धि के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी तौर पर भोजन करते हैं, ठीक है। इट encompasses a vast array of biochemical and physiological processes beginning in the ingestion and culminating in the assimilation of nutrients at the macro है ना, macronutrients, the cellular level. Carbohydrates, proteins and fats are required in larger quantities as they provide the bulk of energy and building the blocks of the bodily structures। ये थोड़ी सी लंबी लाइन होगी, इसको समझने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं हम फिर भी। देखो इसमें जो है क्या बताया इसने, इसमें बता दिया इसने कि मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ आपको इसमें क्या बता रखा है। पेन ले लूँ क्या, ले लो। इसमें इसने बताया है कि भाई ये हमें एनकम्पासेस करता है वेस्ट एरे ऑफ बायोकेमिकल और फिजिकल, मतलब इसमें बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि शरीर और जो हमारा बायोकेमिकली जैव रासायनिक जो प्रक्रियाएं हमारे शरीर में चलती एक तरीके से रहती हैं, वो शुरू होती हैं आपकी इंजेक्शन और कल्मिनेटिंग से, है ना। और फिर उसमें न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, और उसमें फिर एक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो थोड़े से बड़े लेवल पे काम करते हैं या बड़े लेवल के होते हैं, और माइक्रो होते हैं छोटे, मैक्रो बड़ा, माइक्रो छोटा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे होता है। तो आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनसे हमें पोषक तत्व समझ लो एक तरीके से, कुछ छोटे होते हैं, कम मात्रा में लेने होते हैं, उनको आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोल लो, और जो आपके ज़्यादा मात्रा में लेने होते हैं उनको आप मैक्रो
न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हो, ठीक है। ओके, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, ये सब जो है जरूरी होते हैं लार्जर क्वांटिटी में, इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एक तरीके से बोला गया है। ये प्रोवाइड होते हैं बल्क, ये हमें प्रोवाइड करते हैं बल्क ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा देते हैं और बिल्ड करते हैं ब्लॉक्स को, बॉडी की स्ट्रक्चर को एक तरीके से ये हमारे क्या करते हैं, बिल्डअप एक तरीके से करते हैं, राइट। समझ में आया, ठीक है। आज स्पीड से चला पैसेज आपका। कार्बोहाइड्रेट्स आर द बॉडीज प्राइमरी एनर्जी सोर्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो है प्राइमरी सोर्स होते हैं हमारी बॉडी जो स्ट्रक्चर है उसके लिए। प्रोटीन्स जो है क्रूशियल टिश्यू होते हैं रिपेयर करने के लिए। एंजाइम क्या करते हैं, ये प्रोडक्शन करते हैं। फैट्स जो है क्या करते हैं, फैट्स जो है ज़रूरी होते हैं हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स जो है, भाई मैं क्या करूं इसका, इसने तो इतना परेशान कर दिया भाई इन्वर्टर भैया ने तो। अब रुक जा भाई, रुक जा। जो न्यूट्रिएंट्स है ना, क्या बोल रहे थे हम लोग, फैट्स जो है एसेंशियल होते हैं हार्मोन प्रोडक्शन के लिए। हार्मोन का प्रोडक्शन आप देखते हैं शरीर में अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, तभी हमारा शरीर काम करता है, जरूरत होती है उनकी भी, है ना। न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्प्शन के लिए और ऑर्गन प्रोटेक्शन के लिए आपकी ज़रूरत आपके फैट्स के लिए, फैट्स की पड़ती है आपके शरीर को, ठीक है। तो अलग अलग जो एक बोलते हैं ना बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, यहाँ पे भी जिक्र मिलेगा आपको। बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए जिसमें आपके क्या बोलते हैं उसको, जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स जो है प्रॉपर जो है अमाउंट में आपके शरीर को मिले, ताकि आप जो है फिट एंड फाइन एक तरीके से रहें। तो न्यूट्रिशन का वैल्यू या खाने पीने की बातें यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर पैसेज में बताई हैं। आप बायोकेमिकली भी उस चीज़ को समझेंगे और आप उसको फिजियोलॉजिकली भी आप उसको समझेंगे, ठीक है। तो ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात बताई है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दो नीडेड इन स्मॉलर अमाउंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की स्मॉलर अमाउंट्स में ज़रूरत होती है। आर इक्वली इंडिस्पेंसेबल। हाँ देखो, थोड़ी मात्रा में ज़रूरत पड़ती है तो आप ये नहीं बोल सकते कि उनको उनकी मतलब वैल्यू ही नहीं है, तो वो भी उतना ही वैल्यू रखते हैं। इंडिस्पेंसेबल, अपरिहार्य, जिससे बचा नहीं जा सकता। दीज इंक्लूड विटामिन्स एंड मिनरल्स, इसमें विटामिन्स और मिनरल्स को इंक्लूड करते हैं। विच दे पाउटल रोल्स इन मायरेड एंजाइमेटिक रिएक्शंस एंड इम्यून फंक्शन एंड ओवरऑल सेल्यूलर हेल्थ, जिसमें उसमें इंक्लूड है विटामिन्स और मिनरल्स, वो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं मायरेट एंजाइमिक रिएक्शंस जो होती हैं हमारे शरीर में उनके अंदर, क्योंकि शरीर के अंदर ही चलती रहती हैं सारी चीज़ें। इम्यून फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो रोग प्रतिरोधक हमारे शरीर की क्षमता होती है ना, उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है होते हैं। और ओवरऑल जो सेल्यूलर हेल्थ होती है हमारी, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। फॉर इंटेंस विटामिन सी, एग्जाम्पल के तौर पे विटामिन सी इज़ वाइटल फॉर कोलेजन सिंथेसिस, वो कोलेजन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है और इम्यून सपोर्ट के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन सी आपका खट्टे पदार्थों से आपको मिलता है, आपके किस किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है, इस तरीके की चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो जीके में भी पढ़ते हैं हम लोग, ज़्यादा डिस्कशन में नहीं जाना, मतलब मुझे वैल्यू बतानी है इसकी पैसेज का मीनिंग एक्सप्लेन करने के लिए। आयरन जो है आपका सेंट्रल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर है, किसके अंदर, ब्लड के अंदर, ठीक है। तो इसलिए आयरन भी ज़रूरी है क्योंकि ब्लड के अंदर आपकी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट भी करना होता है। आर डेफिशिएंसी, कमी, एनी माइक्रोन्यूट्रिएंट कैन लीड टू स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज ranging from mild impairments to severe disease। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन लिख रखी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये। मतलब अगर किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर, डेफिशिएंसी कमी होता है, ये लीड कर जाएगी हेल्थ इश्यूज को, जिसमें आपको एक घंटी मिलेगी भाई, माइल्ड इम्पेरिटीज। आप सोचते हो कि थोड़ी गलती है, कुछ नहीं, अभी तो संभाल लेंगे, देख लेंगे, कुछ नहीं, ऐसा तो चलता रहता है, ऐसा तो हो जाता है, लेकिन वो कई बार है ना गंभीर बीमारियों का रूप एक तरीके से ले लेती है। वो वाली बातें भी आपको देखने को मिल जाती हैं। आगे क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता दिया, न्यूट्रिशन के बारे में बता दिया। अब आप बैलेंस डाइट के ऊपर आ जाओ। कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस्ड डाइट इज अ फंडामेंटल
टू गुड न्यूट्रिशन। बैलेंस डाइट जो है ना गुड न्यूट्रिशन के लिए बहुत जरूरी है। एडवोकेटिंग फॉर ए डाइवर्स intake of foods from all major food groups to ensure both adequate provision micronutrients and macronutrients। दोनों मतलब इसके अंदर होने चाहिए बैलेंस डाइट के अंदर, बस सीधा सीधा मतलब ये समझ लो। However, modern dietary patterns often characterized by highly processed food, excessive sugar and unhealthy fats frequently deviate from this ideal। यहाँ पे हमें क्या कहने की एक तरीके से कोशिश भैया कर रहे हैं, हमारे जो राइटर साहब हैं ये बताते हैं कि आज के समय में ना हमारा जो खाने पीने का जो पैटर्न है ना वो जो है ना बहुत ज़्यादा खाने का हो गया है, जिसमें बहुत ज़्यादा हम मीठा खाते हैं, शुगर जिसमें आप बोल सकते हो, और वसा यानी कि फैट्स भी हम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। तो इससे है ना क्या होता है कि हम अपना जो डाइट का जो प्लान होना चाहिए ना, जो बैलेंस डाइट की बात करते हैं, तो उससे है ना हम क्या कर जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं हम, ठीक है ना। उस जो आइडियल होना चाहिए, जो सही होना चाहिए, उस प्रॉपर न्यूट्रिशन से हम क्या हो जाते हैं, दूर एक तरीके से आप बोल सकते हो जाते हैं, राइट। The imbalances contribute significantly to the global burden of non-communicable disease। जो ये imbalances होते हैं ये contribute करते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से global burden जो होता है non-communicable disease का। आप देखो disease दो तरीके की है, communicable and non-communicable। communicable संक्रमणीय जो जैसे कोविड-19 है, जुकाम है, इस तरीके की चीज़ें हैं। communicable जैसे नॉन कम्युनिकेबल जैसे कि आपकी जो उड़ने वाली बीमारियां नहीं होती हैं। एनवायरनमेंट का ज़्यादा रोल तो रहता है, साफ सफाई का रोल तो रहता है, लेकिन उड़ने वाली बीमारियां वो नहीं होती हैं। संक्रमित असंक्रमित बीमारियां वो होती हैं। तो इससे है ना जो भोजन की कमी या इम्बैलेंस जब होता है, बैलेंस डाइट जब डिसबैलेंस्ड हो जाती है या इम्बैलेंस्ड हो जाती है, तो उससे है ना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज फैलती हैं, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे ओबेसिटी ले सकते हो, टाइप 2 की डायबिटीज़ ले सकते हो, या फिर हृदय से संबंधित आपकी डिजीज़ हो सकती है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ मतलब कार्डियो मतलब आपके हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। ओबेसिटी आपके मोटापे को बोलते हैं। तो इससे है ना मतलब ग्लटन या पेटू हम लोग हो जाते हैं, तो इससे इसी तरीके के डिजीज़ फैलते हैं। अंडरस्टैंडिंग द इंट्रीगेट रिलेशनशिप बिटवीन डाइट एंड हेल्थ empowers individuals to make informed choices, fostering well-being and preventing chronic illness, educating the people on educating the public people भी बोल सकते हैं on nutritional science is therefore a crucial public health endeavor। देखो दो लाइनें मैंने एक साथ ले ली हैं तो इनको भी बता देते हैं आपको, ठीक है। देखो कहने की बात यहाँ पे क्या है, कहने की बात यहाँ पे ये है कि हम लोग है ना क्या कर रहे हैं, आहार यानी कि जो हमारी डाइट है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब एक तरीके से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द इंट्रीगेट रिलेशनशिप, आपको ज़रूरत है समझने की किसकी उस संबंध की जो आपके डाइट और हेल्थ जो जिसको एम्पावर करी जा सकती है, मतलब अच्छा खाना और हेल्थ जिससे अच्छी हो सकती है किसी भी व्यक्ति की, तो उसको ज़रूरी है वो चॉइसेस बतानी पड़ेगी लोगों को। उसके लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, ताकि क्रोनिक जो इलनेस है ना उनसे प्रिवेंट किया जा सकता है, बचा जा सकता है। और लोगों को पोषण जो विज्ञान है ना उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रिशनल जो साइंस है ना, जो पोषण विज्ञान है ना उसके बारे में लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए ताकि दिक्कतें आगे आपको फेस ना करनी पड़े, राइट। ओके, अब 5 क्वेश्चन है, इनको अच्छे तरीके से देखना होगा। पहले पेन लेते हैं उसके बाद जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द 3 मेन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, शुगर, सॉल्ट एंड फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स बोल रहा था, प्रोटीन्स एंड फैट्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स और सेल्स। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हो इजीली, बिकॉज आपने चैप्टर जो आपका क्या बोलते हैं पैसेज को समझ लिया है, उसका मीनिंग क्या है। वाई आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंसिडर्ड indispensable ओके इवन दो दे आर नीडेड इन स्मॉलर अमाउंट्स। देखो वही चीज़ पूछा है कि उनको कम मात्रा में लिया जाता है, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है उनके बराबर
कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बराबर की वैल्यू क्यों रखते हैं, वो इंडिस्पेंसेबल क्यों हैं। दे प्रोवाइड body's primary energy source, they are crucial for tissue repair and enzyme production, they play pivotal roles enzymatic reactions, immune function और cellular health। ओके, ऑप्शन नंबर सी, वो जो है pivotal roles को प्ले करते हैं, वो जो है एंजाइमेटिक रिएक्शंस को देखते हैं, इम्यून फंक्शन को ठीक करते हैं और सेलुलर हेल्थ को जो है क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न डाइटरी पैटर्न्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अंदर है ना कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स, महत्वपूर्ण विशेषताएं बता रखी हैं मॉडर्न डाइटरी पैटर्न की, जो बताई गई हैं यहाँ पे। फोकस किया जाए, बैलेंस्ड इनटेक फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स, नहीं। हाईली कंजम्पशन फ्रूट और वेजिटेबल की बात ही नहीं छेड़ी थी। फ्रीक्वेंट डेविएशन फ्रॉम द बैलेंस डाइट फ्रॉम विद प्रोसेस्ड फूड एंड एक्सेसिव शुगर, बिल्कुल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस डाइट को अपनाना है, बस दैट्स इट। बैलेंस डाइट में सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ज़्यादा उसके ऊपर नीचे करने की भी ज़रूरत है बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, उसमें दिक्कत भी नहीं आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मेंशन्ड इन द पैसेज। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या पहला रोल है, टिश्यू को रिपेयर करते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं, हार्मोन प्रोडक्शन करते हैं, बॉडी की प्राइमरी एनर्जी सोर्स हैं। यस डेफिनेटली बॉडी के प्राइमरी एनर्जी सोर्स हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। देन लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, सेकंड शिफ्ट के लिए, व्हाट कैन अ डेफिशिएंसी इन एनी माइक्रोन्यूट्रिएंट लेड टू। अगर किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट में कमी हो जाती है या कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कम हो गया तो उससे है ना क्या कमी हो सकती है शरीर में, इंक्रीज हो जाएगा, एनर्जी लेवल बिल्कुल भी नहीं होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, इम्यून फंक्शन बिल्कुल डाउन आ जाएगा, स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज, यही दिख रहा है मेरे को आंसर, हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे और माइल्ड इम्पेरिटीज से स्वीयर डिजीज भी हो सकती है। तो इसलिए हमें उनको छोटा बच्चा समझ के ना समझाना रे, कुछ इस तरीके का गाना है ना, वो वाली बात होती है आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक है, सितंबर का जो थर्ड शिफ्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले हम इसको स्लाइड में लेके आते हैं फिर पूछते हैं इससे क्या बोलता है। तो ये बोलता है भाई पैराजंबल का क्वेश्चन है, आपके कोरेंट जो है पैराग्राफ में हमें लेके आना पड़ेगा। 4 सेंटेंसेस हमें दे रखे हैं, सबसे पहले हम चारों सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। दिस अलाउस बोला है, इसका मतलब ये तो पहले नंबर पे नहीं आना चाहिए, ऑप्शन में भी एक नंबर पे कोई भी दिया हुआ नहीं है, तो इनको ऑप्शंस के थ्रू भी करना एक यू कैन से बेटर ऑप्शन एक तरीके से रहता है, राइट। ओके, दिस अलाउज देम टू सेव एंड इन्वेस्ट वॉइसली फॉर द फ्यूचर, मतलब ये अलाउ करता है उनको सेव करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए बड़े अच्छे तरीके से फ्यूचर के लिए। कॉन्सिक्वेंटली दे कैन अचीव लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ माइंड। इससे क्या होता है कि वो जो है अचीव कर सकते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लंबे समय के लिए जो आर्थिक सुरक्षा होती है वो, और पीस ऑफ माइंड भी उनका रहेगा क्योंकि उनका पैसा अच्छे तरीके से इन्वेस्ट हो चुका है, राइट। इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग, वेरी गुड। थर्ड ऑप्शन जो है आपका पहले नंबर पे रहेगा, ये भी है, ये भी है और ये भी है, 3 ऑप्शंस हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। क्रिएटिंग अ डिटेल्ड मंथली बजट, मतलब इफेक्टिव जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग क्रिएट करके, एक डिटेल मंथली जो बजट है ना उसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाय ट्रैकिंग, ट्रैक करना मतलब तीसरे के बाद अगर चौथा दे रखा हो तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है, उसको क्या कर सकते हो आप लोग, ऐड कर सकते हो। इट मीन्स आपका ये ऑप्शन नंबर 2 जो है सही आंसर हो जाएगा। देखो क्या है, पहले नंबर पे तीसरा इफेक्टिव प्लानिंग, इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताया, ठीक है, कि वो मंथली आप स्टार्ट कर सकते हो, फिर ट्रैक कर सकते हो इनकम और एक्सपेंसेस को आप ट्रैक करके इंडिविजुअल्स जो है क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपको अपना पैसा जो है कहाँ पे लगाना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, ये हमें क्या अलाउ करेगा, ये सेव करने में, इन्वेस्ट करने में अच्छे तरीके से फ्यूचर के लिए अलाउ करता है, ये तीसरा हो जाता है। फिर चौथा हमारा दूसरा पॉइंट हो जाता है, ठीक है, जो क्या कहता है, ये कहता है कि आप ऐसा कर दोगे ना आप, तो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगी और मन की शांति भी मिल जाएगी, जिससे आपको क्या रहेगा कि आपका पैसा जो है ना अच्छी जगह पे लगा हुआ है, आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देखनी पड़ेगी। अच्छा, ईडियम पूछा गया है हमसे, बाय बी द लो मैन
ऑन द टोटम पोल। ये जो है थोड़ा सा आप ये बोल सकते, थोड़ा सा मुश्किल ईडियम में मैं इसको गिन लेता हूँ। समूह में सबसे ज्यादा कम इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति होता है या सबसे निचले पद पर होना, सबसे निचले पद पर होना, ठीक है, या लेस इम्पोर्टेंट, अच्छा याद आया, लेस इम्पोर्टेंट, ठीक है, आप इसको बोल सकते हो। तो टू होल्ड द लीस्ट इम्पोर्टेंट और लोएस्ट जो है पोजीशन इन अ ग्रुप, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है आपने सही जो है स्पेलिंग बताना है किसका, रिलेटिंग टू अ सिटी और टाउन। अर्बन का सही स्पेलिंग आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हो, मुझे नहीं आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सही स्पेलिंग बताना है आपने द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड ए सेल। जेली लाइक सब्सटेंस होता है एक सेल के अंदर, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म ऑप्शन नंबर, ये कहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ऑप्शन नंबर कहाँ पे गया, ऑप्शन नंबर सी में जो आपका लिखा हुआ है ना, ये आपका बिल्कुल सही एक तरीके से लिखा हुआ है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है। अगला क्वेश्चन 5th है, ये कहता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है अ स्टोरी विद मोरल लेसन। देखो सारी की सारी मेरे ख्याल से स्टोरी या कविताएं लिखी हुई हैं। फैबल, फैबल एक फोक टेल होती है, फोक टेल यानी कि जो आपकी कैसे कहानियां बताऊं मैं आपको, फोक टेल मतलब लोक कहानी, लोक कहानी आप इसको बोल सकते हो। फोक टेल को लोग सुनाते हैं जो वो। नॉवल आपका उपन्यास होता है। ड्रामा आपको पता है, ड्रामा जो है आपका ड्रामा होता है जो रंगमंच पे प्रस्तुत एक तरीके से किया जाता है, और पोइम आपकी क्या होती है, कविता होती है। तो इनमें से है ना ऐसा कौन सा है जिसमें मोरल स्टोरी भी आपको एक तरीके से मिलती है, तो मोरल स्टोरी आपको जो है फैबल में मिलती है, फैबल में, फोक टेल में, ठीक है। फोक टेल जो होती है ना आपकी, उसमें है ना आपको एक मोरल स्टोरी मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इस तरीके की बात आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे रहे हो। जियोग्राफी आपकी क्या होती है, बायोग्राफी क्या होती है, टोपोग्राफी आपको बता देते हैं क्या होती है। टोपोग्राफी या टाइपोग्राफी आपकी क्या होती है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे नोट को क्या किया जाता है, छापा जाता है। तो मुद्रण कला इसको हम बोलते हैं, मुद्रण कला, ठीक है, मुद्रण कला हम इसको बोल देते हैं। कैलियोग्राफी आपका सही आंसर इसके लिए है। ज्योग्राफी, और ये आसानी हो गया, कमेंट बॉक्स में मैंने क्या पूछा, फिर आपसे कुछ पूछा तो है ही नहीं, है ना, ये वाली बात आपको आपकी देखने को मिल जाती है। आगे देखो क्या है, आगे अपना आता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में आपके डायरेक्शन है 7 से 11 तक आपको आंसर्स देने होंगे, बीच में आपके फिलअप्स हैं, उनके हिसाब से आपको जवाब देना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। ऑफिशियल हिस्ट्री इज रेयरली अ पैसिव रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट, इट इज एन एक्टिव कंस्ट्रक्शन, अच्छा एक्टिव कंस्ट्रक्शन है, अ नैरेटिव शेप्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ पावर, व्हाट is presented as a collective memory, often dash in inconvenient truths and dissenting voices to forge a story of national unity। देखो सबसे पहले मैं आपको इसका मोरल बता देता हूँ, ठीक है। जैसे फोक टेल होती है आपकी, मोरल फैबल आपकी एक मोरल बताती है। इसका मोरल पता है क्या है, इसका मोरल आपको देखने को मिलता है कि जो हमारी हिस्ट्री है ना, जो हमारा इतिहास है, उससे हमें जो भी जानकारियाँ दी जाती हैं वो ऐसी जानकारियां दी जाती हैं जिससे आपकी देशभक्ति जागती है, आपके अंदर इंसानियत जागती है। बहुत सारे जो बिटर ट्रूथ जिनको आप बोलते हो ना, बिटर ट्रूथ, कड़वी जो सच्चाई होती है, उससे हमें परे रखा जाता है, उससे हमें दूर रखा जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो वो वाली बात यहाँ पे की जाएगी इस पैसेज के अंदर, और ये हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस बताता है, हमें क्या दिखाया जाता है, एक्चुअल में क्या होता है, और बिटर ट्रूथ से हमें जब अलग रखा जाता है तो कुछ इस तरीके की चीजें यहाँ पे इस पैसेज में बता रखी है। तो चलो देखते हैं क्या है। जो ऑफिशियल हिस्ट्री है ना, जो ऑफिशियल हिस्ट्री है, जो आधिकारिक जो इतिहास होता है, वो हमें जो है अतीत के जो है ऐसे रिकॉर्ड प्रेजेंट हमें करवाता है जो पैसिव हैं, जो निष्क्रिय हैं, जिनका कोई खास मतलब बनता नहीं है। पैसिव मतलब निष्क्रिय होता है, जिसका कोई खास मतलब नहीं बनता है, ठीक है। और ये एक्टिव कब होएंगे, एक्टिव पैसिव आपको पता है ना। एक्टिव कंस्ट्रक्शन यानी कि एक्टिव कंस्ट्रक्शन इसकी कब होएगी, एक्टिव जब इससे कंस्ट्रक्शन हम कर पाएंगे, तो कब कर पाएंगे हम इससे एक्टिव कंस्ट्रक्शन, तो एक्टिव कंस्ट्रक्शन हम जब कर पाएंगे जो कहानी हमें बताई गई है वो है ना अच्छी कहानी हो, नेशनल यूनिटी के बारे में बताती हो,
नेशनल यूनिटी के बारे में बताती हुई फोर्ज मतलब नकली कहानियां हमें बताई जाती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, वट इज प्रेजेंटेड एज कलेक्टिव मेमोरी, जो हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है, जो हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है सामूहिक रूप से हमारे दिमाग में डालने के लिए, जो हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है वो क्या होता है, ऑफन अक्सर वो क्या होता है, डैश होता है, क्रॉनिकल होता है, एलिड्स होता है, स्क्रूनिटाइज करता है या वैलिडेट्स करता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको वर्ब की ज़रूरत है, ठीक है, ओके, वर्ब की ज़रूरत है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग रहा है, सभी में ही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। पता है कैसे, इसका मतलब है वो जो है क्या करता है, वो हमेशा क्या करता है, वो हमेशा छुपा देता है चीज़ को, इनकॉन्वीनियंट करता है ट्रूथ्स को, जो सच्चाई होती है ना उनसे हमें दूर एक तरीके से रखता है, ठीक है। और क्या लेके आता है, डिसेंटिंग वॉइसेस को लेके आता है, जो एक फोर्ज कहानी होती है हमारे सामने नेशनल यूनिटी के लिए जो हमें बताई जाती है। तो पहले में एलिड्स आपका बिल्कुल सही रहेगा, बिटर ट्रूथ जो है हमसे एलिड किया जाता है, कड़वी जो सच्चाई होती है वो हमसे छुपाई जाती है। नेक्स्ट क्या है, ये है दिस क्यूरेटेड पास्ट इज नॉट मेयरली रिटन इन टेक्स्ट बुक, और जो आपको क्या बोलते हैं उसको, जो इतिहास हमें चाहिए होता है वो जो है हमारी पुस्तकों में नहीं लिखा हुआ होता। इट इज गिवन अ फिजिकल डैश, फिजिकल इंटरप्रिटेशन, कॉन्ट्रडिक्शन, एम्बोडीमेंट और डिस्क्लेमर। देख लें क्या आएगा, इन मॉन्यूमेंट्स, मेमोरियल्स और स्टेट स्पॉन्सर्ड सेरेमनीज। देखो, जो पास्ट हमें चाहिए होता है वो हमारी टेक्स्ट बुक्स में नहीं होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात होता है ये जो है हमें बताया जाता है फिजिकली किस चीज़ के बारे में, ये एम्बोडीमेंट करता है, एम्बोडीमेंट करता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसको मूर्त रूप दिया जाता है। किसको मूर्त रूप दिया जाता है, उस हिस्ट्री को मूर्त रूप दिया जाता है जिसको एक फोर्थ स्टोरी बना के हमारे सामने नेशनल यूनिटी या इंटीग्रेशन, एकता, नेशनल एकता यानी कि राष्ट्रीय एकता के बारे में प्रेजेंट करने के लिए होता है। इसमें आप मॉन्यूमेंट्स को शामिल कर सकते हो, मेमोरीज को, मेमोरियल्स जो हमारे होते हैं, बिल्डिंग्स ये पुरानी जो होती हैं, और स्टेट स्पॉन्सर्ड जो सेरेमनीज होती हैं, जो मतलब एक देश होता है जो एक देश से रिलेटेड, जैसे आपका जो 26 जनवरी होती है या 15 अगस्त होता है, उस पर झंडे लहराए जाते हैं उस समय पे, फिर लाल किले वगैरह से या जो भी हमारी मॉन्यूमेंट्स हैं हिस्ट्रिकल, वहाँ से आपके क्या किए जाते हैं, बहुत सारे भाषण जो है एक तरीके से दिए जाते हैं हमारे लीडर्स के द्वारा। तो वो चीज़ एक तरीके से क्या है, टोटली एम्बोडीमेंट है एक तरीके से, ठीक है। तो वो एक मूर्त रूप दे देते हैं उस चीज़ को, ठीक है। और वो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है सेरेमनीज होती हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आप और मैं जो है बह जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। वो वाली बात हमें, वो वाला एंगल हमें दिखाया जाता है किसका, हिस्ट्री का, उन्होंने ये किया था, उस समय पे ये हुआ था, इस तरीके की बातें। दीज आर द एंकर्स ऑफ ऑफिशियल मेमोरी, ये जो है ऑफिशियल मेमोरी के क्या है, एक तरीके से एंकर्स हैं, ठीक है। ओके, आगे देखो क्या है, डिजाइन टू मेक अ पर्टिकुलर वर्जन ऑफ हिस्ट्री फील परमानेंट एंड बियॉन्ड क्वेश्चन। देखो, ये ऐसे एंकर्स होते हैं ऑफिशियल, जो हमारा ऑफिशियल मेमोरी जो लेके आते हैं। देखो, मैं थोड़ा सा सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सरल शब्दों में हम जो है डिस्कस करने की एक तरीके से कोशिश करते हैं कि क्या हमें जो है एक तरीके से बताया गया है। मतलब जो ये एंकर्स होते हैं जो बोलते हैं, ऑफिशियल जो चीज़ें लेके आते हैं हमारे सामने, वो डिज़ाइन करते हैं एक पर्टिकुलर वर्जन किसका, हिस्ट्री का, जो फील करवाते हैं हमें स्थायी रूप से, और जो क्वेश्चन होते हैं ना उनसे हमें क्या रखते हैं, दूर रखते हैं, ठीक है। दे क्रिएट अ सीमलेस हीरोइक टाइमलाइन दैट ऑफन पेपर्स ओवर द डैश फ्रैक्चर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, एक्सप्लॉयटेशन एंड इंटरनल डिस्टेंट। देखो, पॉपुलर, डॉक्यूमेंटेड, सेलिब्रेटेड या फिर मैसी। यहाँ पे आपका जो है ना ऑप्शन नंबर डी जो लिखा हुआ है ना, मैसी, मैसी का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया, तो गड़बड़ बोल सकते हो आप इसको यहाँ पे। उसको आप जो है ये भी बोल सकते हो अव्यवस्थित है ये चीज़, अव्यवस्थित चीज़ है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पूरी बात हमें क्या बताई गई है। देखो, जो ये एंकर्स होते हैं हमारे सामने ऐसी चीज़ों को
प्रेजेंट करते हैं, पर्टिकुलर वर्जन उस हिस्ट्री का प्रकट करते हैं, हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, जो हमें परमानेंट स्थायी फील कराता है बजाय कि जो क्वेश्चन करने के। और ये क्रिएट करते हैं एक ऐसा सीमलेस हीरोइक टाइमलाइन जो हमेशा जो पेपर्स के ऊपर जो है क्या करता है, एक तरीके से भारी पड़ता है। ठीक है, ओके। इसमें अक्सर आप संघर्ष की बात करते हो, इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हो, इसमें एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हो यानी कि शोषण की बात करते हो, और इसमें इंटरनल डिस्टेंट यानी कि आंतरिक जो आपकी असहमतियां रही है उनके बारे में बात एक तरीके से की जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें गड़बड़ वाली ही हमें बताई जाती। देखो, हमें वो चीज बताई जाती है जिसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ सही हुआ है इतिहास में, वो हमें कम बताया जाता है, जिससे हमदर्दी, मैं कह रहा हूँ ये अपनी तरफ से, जिससे वो हमदर्दी गेन नहीं कर पाएंगे एक तरीके से। ठीक है, वो वाली चीज हमारे सामने रखी जाती है, तो इसलिए इसको मैसी आप बोल सकते हो यहाँ पे फिलअप में। काउंटर हिस्ट्रीज जो है, हाउ एवर persist the margins in folk songs, private letters and community archives। देखो, हमारे सामने है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप बोल सकते हो वैकल्पिक इतिहास जो है हाशिए पर बना रहता है, जिसमें आप फोक टेल्स को शामिल कर सकते हो, या फोक सॉन्ग्स को, टेल्स नहीं सॉन्ग्स को आप शामिल कर सकते हो। फोक टेल वहीं से याद रहेगा पीछे वाले क्वेश्चन से। इसमें ना फोक सॉन्ग्स को आप शामिल कर सकते हो, प्राइवेट लेटर्स को आप शामिल कर सकते हो, कम्युनिटी आर्चिव्स यानी कि जो भी सामुदायिक जो अभिलेख होते हैं उनके अंदर जो दिया गया था उन सब चीज़ों को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। फॉर अ मोर ऑनेस्ट रिकॉनिंग विद द पास्ट टू ओकर these silenced narratives must be actively dash and brought into phrasal verb होती है आपके सामने लेके आना, the mainstream discourse। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमारी जो हिस्ट्री है ना वो एक हाशिए के ऊपर खड़ी है, जिसमें आपके लोकगीत, जो निजी पत्र हैं, सामुदायिक अभिलेख हैं, उनके अंदर आपकी देखने को मिलती है। समय के साथ साथ जैसे जैसे अधिक जो ईमानदार हिसाब किताब जो रखने वाली बात थी, जहाँ तक जो आपकी जो वो वाली टेल्स आपको देखने को मिलती हैं, वो वाली कहानियाँ जो आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें क्या बोलते हैं उसको, साइलेंस नैरेटिव्स यानी कि मौन जो कहानियां हैं आपकी, जिसमें मतलब मौन कहानियां हैं, उनको सक्रिय रूप से आपको क्या करना पड़ेगा, इवैक्यूएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, इवैक्यूएट करना पड़ेगा, उसको खोद के निकाल के लेके आना पड़ेगा। इन शॉर्ट, इस जो है पॉइंट में क्या कहा गया है, यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि हमें कुछ और कहानियां बताई गई हैं, एक्चुअल में कुछ और, रियलिटी जो है आपकी कुछ और होती है, सच्चाई कुछ और होती है, और उस सच्चाई को हमें इवैक्यूएट करना पड़ेगा और ब्रोट इनटू द मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स, और उसको मेन स्ट्रीम में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आगे चलते हैं, आगे देख लो क्या लिखा हुआ है। लास्ट जो लाइन है उसमें क्या बताता है राइटर, उसमें बताता है अनटिल, फिर भी, दिस हैपन्स, ये होता है, एनी ऑफिशियल जेस्चर ऑफ रिमेम्बरेंस रिस्क बिकमिंग अ होलो एक्ट ऑफ डैश, एक्ट ऑफ डिफाइंस, इंक्वायरी, पीजेंट्री या फिर स्कॉलरशिप। आप यहाँ पे इसका क्या बोलना चाहोगे, देख लेंगे। डिजाइन टू मैनेज पब्लिक परसेप्शन रेदर देन टू अचीव, हाँ, जेन्युइन जस्टिस, हाँ वही बात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। तो क्या हो गया यहाँ पे जो है, हमें ये बात हो गई कि जब तक ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो किसी भी आधिकारिक जो क्या बोलते हैं, किसी भी आधिकारिक मतलब ऑफिशियल जेस्चर, मतलब जेस्चर ऑफ रिमेम्बरेंस का मतलब आप बोल सकते हो कोई भी स्मरण या संस्मरण, आप इसका मतलब बोल सकते हो, उसका हमें संकेत नहीं मिलता, तो आप उसका मतलब क्या समझोगे उसको, होलो एक्ट ऑफ, होलो मतलब होता है आपका खोखला, एक्ट ऑफ किसका, डिफाइंस अवज्ञा होती है, इंक्वायरी तो होगी नहीं, पीजेंट्री, यस पीजेंट्री होता है, आडंबर बोल सकते हो, इसका मतलब दिखावा बोल सकते हो। ठीक है, ओके। जैसे मैं बुरा मत माने कोई भी, जैसे पीएम केयर्स फंड जो है आपका कोविड-19 में था, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, इस तरीके के ये, इसके ऊपर जो है आपका आरटीआई भी काम नहीं करता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट क्या करती है, आरटीआई के दायरे से बाहर रखती है कि ये गुप्त जानकारी है, इसको दिया नहीं
जा सकता। तो इस तरीके की चीजें, तो वो टोटल आडंबर में एक तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो पीजेंट्री आप रख सकते हो यहाँ पे। होलो एक्ट ऑफ पीजेंट्री, वो एक खोखला जो है एक्ट है पीजेंट्री का, जो डिजाइन किया गया मैनेज करने के लिए पब्लिक परसेप्शन को, मतलब लोगों का जो दृष्टिकोण है उसको जो है नियंत्रित या कंट्रोल करने के लिए एक तरीके से बनाया जाता है। रेदर देन टू अचीव जेन्युइन जस्टिस, बजाय इसके कि आपको बिल्कुल जो है सही तरीके से आपको जो न्याय है ना वो देखने को मिले, इसकी बजाय, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 12, तो आपका ये पैसेज इस तरीके से कवर होता है, ठीक है। टाइम काफ़ी लग गया इसमें वैसे देखा जाए तो, लेकिन लगता है भाई पैसेज में टाइम लगता है। और 2026 का सीजन जो है आपका आ रहा है, तो भाई इसमें पैसेज है ना, आप उम्मीद करना 15 मिनट में सारी इंग्लिश करनी है। तो भाई अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे, स्पीड नहीं लेके आओगे, तो भाई 15 मिनट में आपकी इंग्लिश नहीं होने वाली, बिल्कुल भी नहीं होने वाली। फाइट होगी अब की बार, ये देख लेना आप। कहीं आप मैथ के पीछे पड़े रहो और फिर आपकी इंग्लिश रह जाए और फिर आप ये कहो कि भाई गलती होगी मेरे साथ, तो मैं मैनेज ही नहीं कर पाया चीज़ को, या मैं मैनेज ही नहीं कर पाई सर मैं तो चीज़ को, कहीं फिर कमेंट बॉक्स में आके मैसेज लिखो मेरे को। ये बात आप पहले ही देख लेना अपनी, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है ये आपकी, ठीक, ओके। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 रह गया। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है आपको ब्लैंक फिल करना होगा। डैश द सनसेट द टेम्परेचर बिगैन टू ड्रॉप व्हेन, जैसे जैसे सूरज जो है छिप गया था, जब सन सेट हो गया था ना, उसके बाद ये चीज हुई थी। तो दोनों जगह पे आपका क्या है, दोनों जगह पे आपका पास्ट जो है इंडेफिनेट है, मतलब एक काम हो गया फिर दूसरा काम शुरू होएगा, ठीक है, ओके। ये ध्यान रखना, पास्ट इंडेफिनेट का यूज देखने को मिलता है इसमें, लेकिन है यहाँ पे ये कंजंक्शन की बात, लेकिन पास्ट इंडेफिनेट वाली बात यहाँ पे होगी, उसके करके हम इसको उठा के लेके आगे, ठीक है। आगे चलना फिर से फिलअप है। द मिनिस्टर एड्रेस द इशू डैश एंश्योरिंग नो मिसअंडरस्टैंडिंग रिमेन्ड एम्बिगुअसली, अनएम्बिगुअसली, एम्बिग्विटी, एम्बिगुअस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको यहाँ पे किसकी जरूरत है। द मिनिस्टर एड्रेस द इशू, इशू को एड्रेस किया, किस तरीके से किया, यहाँ पे हमें तरीका बताना है ना, तो एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब बताना है तो एम्बिगुअसली बता दो ना आप, ठीक है, एम्बिगुअसली बता दो। अनएम्बिगुअसली तो देखो, ओए 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 एक मिनट रुको मेरे भाई, थोड़ा सा सोचने का भी समय ले लो। एम्बिगुअसली तो कहोगे तो फिर एम्बिगुअसली कहोगे तो अस्पष्ट रूप से नहीं, अनएम्बिगुअसली होगा, अनएम्बिगुअसली होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे, मतलब अस्पष्ट तरीके से नहीं, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इशू को रख दिया गया था एंश्योर करने के लिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग बच ना जाए कोई, हाँ ठीक है, अनएम्बिगुअसली होगा। एडवर्ब दोनों हैं, एम्बिगुअसली और अनएम्बिगुअसली, ठीक है, एंटोनियम्स है फिर एक दूसरे के दोनों, ध्यान रखना इस चीज का, ओके। नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिल रहा है, कॉमन एरर का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। चलो देखते हैं, इसको समझते हैं अभी साथ में। द मैनेजर अप्रिशिएटेड नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो भी है आपका, हर डेडिकेशन फॉर हर इनोवेटिव आइडियाज, एवरीवन वाज मोटिवेटेड बाय हर एग्जाम्पल। देखो चौथे ऑप्शन में मुझे कोई डाउट नहीं है, एक तो यहाँ पे नोट ओनली आया है तो आपको बट ऑल्सो चेक करना है। नंबर 2 बात आपको क्या चेक करनी है, यहाँ पे है हर डेडिकेशन, यहाँ पे भी आपका पैरेलल चीज होनी चाहिए, यहाँ पे भी आपका क्या होना चाहिए, पैरेलल चीज होनी चाहिए। तो जब आपका यहाँ पे हर डेडिकेशन लिखा हुआ है तो यहाँ पे फॉर की जरूरत नहीं है, इस फॉर की कोई जरूरत नहीं है, तो हर इनोवेटिव आइडियाज आपका सही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में गलत है, 3 आपका सी में लिख रखा है, ठीक है। पैरेललिज्म को फॉलो करते हैं ये कंजंक्शन आपके, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि मैं वॉइस का क्वेश्चन हूँ, ये निकालना आपका काम है कि आप एक्टिव वॉइस पढ़ रहे हो या पैसिव वॉइस का सेंटेंस पढ़ रहे हो, फिर आपने 4 ऑप्शंस में से निकालना है। समवन हैज टू क्लीन, अच्छा, द रूम बिफोर द गेस्ट अराइव, अच्छा, टू क्लीन दिया हुआ है, यहाँ पे हैज दिया हुआ है, तो टू प्लस के बी प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ऐसे बनेगा। इसको छेड़ने की जरूरत है नहीं है भैया, इसको छेड़ने की जरूरत क्या है, इसको छेड़ने की जरूरत बिल्कुल भी आपकी नहीं है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या आता है, द रूम हैज टू बी क्लीन्ड बिफोर द गेस्ट अराइव, ओके।
दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, दिक्कत नहीं लेने का, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम लगती है ना, वहाँ पे आप जो है ना क्या कर लोगे, वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में डाल दोगे और उसका टाइमिंग जरूर डाल दिया करो। जैसे वीडियो आपने देखा कितने में भी नंबर से, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 घंटे 15 मिनट और 20 सेकंड पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, सेकंड बेशक मत लिखो, लेकिन 2 घंटे 15 मिनट जरूर लिख देना प्रॉब्लम आए तो। ठीक है, जितने भी टाइम पे आपकी प्रॉब्लम आती है वो टाइम जरूर लिखें, और फिर आप अपने प्रॉब्लम को भी अगर डिस्क्राइब कर देंगे तो मुझे आसानी हो जाएगी, नहीं तो कमेंट्स में ढूंढना आसान नहीं होता है मेरे लिए इतना। ठीक है, ओके। वीडियो बनाने का तो टाइम लगता भी नहीं इतना, तो भाई प्रॉब्लम फिर वो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्या पता मैंने गलती करी हो, लेकिन वो टाइम पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना कमेंट्स में, तो वो वहीं से चला देगा उस वीडियो को यूट्यूब। ये फीचर है यूट्यूब का, ये फायदा है यूट्यूब का। ठीक है, ओके, मिल गया अपना आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका होमोनियम का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो चलो नीचे है अपना क्वेश्चन, ये रहा, इसको देख लेते हैं ये क्या कहता है। ये मेरा भाई कह रहा है द सीर, सीर का मतलब बता रहा है हमें, क्लेम्ड टू हैव विजन्स फॉर द फ्यूचर। यहाँ पे आप एस्ट्रोलॉजर से रिलेट कर सकते हो इसको, भविष्यवक्ता से रिलेट कर सकते हो, भविष्यवक्ता जो भविष्य के बारे में बताता है। ठीक है, द टेलर यूज्ड ए फाइन शीर फैब्रिक फॉर द समर गाउन। समर गाउन ऑप्शन नंबर 1 ही मेरा सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे सीर जो है कपड़े से रिलेट किया गया है। ठीक है, सीर फैब्रिक, फैब्रिक वाला जो कपड़ा है उसको डिनोट करने के लिए, चेक करने के लिए जरूर पढ़ेंगे सेंटेंस सारे। द ऑडियंस अप्लाउडेड द सीर फॉर हर प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन आ गया, इसका मतलब सीर यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर या जो भविष्य देखते हैं उनसे रिलेटेड है। द मिस्टिक सीर लिव्ड अलोन इन द फॉरेस्ट, यहाँ पे भी वही है। द किंग कंसल्टेड हिज ट्रस्टेड सीर बिफोर द बैटल, बैटल लड़ने से पहले राजा ने अपने ट्रस्टेड सीर से बातचीत की, तो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? वो इसका क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन है, इसका भी जिक्र कर लेते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट हैव बीन पब्लिश्ड, हैव बीन पब्लिश्ड को आप किस में चेंज कर दोगे? हैज या हैव प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब बता दो। आगे का क्वेश्चन क्या है? आगे का क्वेश्चन है 18th, ये कहता है कि जो बोल्ड लेटर लिखा हुआ है, लेटर नहीं वर्ड लिखा हुआ है, उसको सब्सटीट्यूट करो सेगमेंट को। ठीक है, ही ट्रेवल्स टू स्कूल इन बाइक, भाई बाइक से पहले बाय लगता है। ठीक है, बाय द बाइक लिखा हुआ है ना, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। नहीं 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 नहीं, बाय द बाइक नहीं, बाय बाइक होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। बाय बाइक, बाइक से पहले आपका द आर्टिकल नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलराइज सेंस में नहीं है, एवरी मॉर्निंग की बात हो रही है, इसका मतलब ये उसकी आदत की बात हो रही है, वो जनरल सेंस में एक तरीके से बात की जा रही है, तो इसलिए आपका द भी नहीं लगेगा। 19th क्वेश्चन भी सेम है, उसी से तरीके से ढूंढना है तो करो। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, टू कंप्लीट द टास्क, रिस्पॉन्सिबल के साथ आपका फॉर फिक्स प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव है, उसके साथ आपका फिक्स प्रेपोजिशन होता है। आपका चैनल है दूसरा 3D लर्निंग, वहाँ पे आपका फिक्स प्रेपोजिशन आपको करवाए जा रहे हैं, करवाए जा भी चुके हैं, और आपके नए एडिशन से आपके ब्लैक बुक से करवाए जाएंगे भी। ठीक है, और मैं फ्रेजल वर्ब भी आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, लूसेंट से आपके इंग्लिश के एडिशन से, तो आप दोनों चैनल्स को करके रखो सब्सक्राइब, उसमें आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें मिलती रहेंगी भैया। तो 4 आपका एक ही ऑप्शन में आपको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आपको 4 देखने को मिल रहा है, तो भैया जरूरत ही नहीं है और टेंशन लेने की। फॉर कंप्लेनिंग द टास्क, सॉरी कंप्लेनिंग, कंप्लीटिंग, फॉर कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। ठीक है, कंप्लीटिंग अपने आप बना दिया इसने, 4 के बाद जो है आपका पार्टिसिपल के रूप में आप इसको यूज कर रहे हो। ठीक है, गहराई में जाने की जरूरत भी नहीं थी, ऑप्शन हमारा निकल ही रहा था इससे। ठीक है, ओके। आगे है डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन का क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, और ये कहता है 20वां क्वेश्चन, ही आस्क्ड वेदर सी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। देखो यहाँ पे क्या है, वेदर लगा रखा है, तो इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला है। दूसरी बात, हैड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है, इसका मतलब आप 2 में जा सकते हो, एक तो आप पास्ट इंडेफिनिट में जा सकते हो, दूसरा आप जो है किस में जा सकते हो, दूसरा आप जो है उसमें जा सकते हो आपके
क्या बोलते हैं उसको, हेड प्लस के सॉरी प्रेजेंट जो है आपका किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट का दोनों में से एक जो है ये आपका हो सकता है। तो आप अब जाओ, ही आस्क्ड हैव यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ही आस्क्ड ले लिया, वेदर मैंने काट दिया, इंटरोगेटिव बना दिया, ये आपका आंसर है। अच्छा, और आंसर आप चेक करना चाहोगे? हाँ बिल्कुल करना चाहेंगे सर। यू के साथ डिड लगा रखा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे दैट नहीं आएगा, ये इसलिए गलत है। ही सैड, ही आस्क्ड, आस्क्ड कहने की जरूरत, हाँ आस्क्ड बोल दिया। डू यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, नहीं 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 नहीं, आप जो है ऑप्शन नंबर 1 ही प्रेफर करोगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ओके, आपका लास्ट पॉइंट भी बिल्कुल ठीक नहीं होगा, ठीक है। ये वाली बात आपको बिल्कुल से दिमाग में एक तरीके से रख लेनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आपकी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। ओके, 2 चीजें आपकी हो सकती हैं, ये वाला हो सकता था लेकिन यहाँ पे इसने दैट लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे इसने दैट लगा दिया, यहाँ पे आपका डू के साथ यू लगा रखा है, लेकिन ये आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल भी फॉलो नहीं होगा। ये 2 ही हो सकते थे, ये 2 ही हो सकते थे। अगर आप इस दैट को हटा दोगे तो ये भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा प्रीफर कौन सा किया जाएगा, ऊपर वाला किया जाएगा, ठीक है। ये कुछ तो गलती देनी पड़ेगी ना, ऑप्शंस बनाए हैं तो। ओके, आगे चलना, एक बार आगे हमसे पूछा गया है एक सैनोनियम पूछा गया किसका, एक्सकोरिएट का। ये आपका एक वर्ब, एडजेक्टिव नहीं वर्ब है, ठीक है। एक्सकोरिएट जो है आपका क्या होता है, कड़ी निंदा करना, किसी की कड़ी निंदा करना, बुराई करना भी आप इसका बोल सकते हो। प्रेज करना, प्रशंसा करना होता है। रिवॉर्ड करना, रिवॉर्डेड करना, इनाम देना। क्रिटिसाइज करना मतलब आलोचना करना किसी की, ठीक है। निंदा या आलोचना एक ही बात होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑनर आपका किसी का सम्मान करना होता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में एंटोनियम बताना है। परनीशियस का, ये आपका एडजेक्टिव होता है, बिल्कुल एडजेक्टिव होता है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अच्छा, परनीशियस क्या होता है, परनीशियस का मतलब होता है हानिकारक, हानिकारक बोल सकते हो, नुकसानदायक बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, हार्मफुल भी नुकसानदायक होता है। डिस्ट्रक्टिव जो है जिससे नुकसान होएगा, बिल्कुल। बेनिफिशियल जिससे फायदा होएगा, ये आपका एंटोनियम है। डेट्रीमेंटल भी कहीं ना कहीं वही आपको देखने को मिलता है। तो ये दोनों तीनों के तीनों आपके सिनोनिम्स हो जाते हैं, लेकिन ये वाला बेनिफिशियल लाभदायक आपका होता है। फायदेमंद भी आप इसको बोल सकते हो, फायदेमंद, ठीक। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको आपका क्या देखने को मिल जाएगा, 23वां क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये एक ईडियम है, ठीक है। क्या है, ये एक ईडियम है। ईडियम दूसरा आया है ये इस पर्टिकुलर शिफ्ट में। टेक सिल्क, टेक सिल्क का मतलब क्या होता है भाई, टेक सिल्क का मतलब होता है आपने बिकम अ सीनियर बैरिस्टर या फिर लॉयर, यही होता है टेक सिल्क, ठीक है। सीनियर बैरिस्टर या फिर लॉयर आप बनते हो, सीनियरिटी गेन करते हो कानून वाले उसमें, तो वो आपका होता है इसका ईडियम का मतलब। अगला क्वेश्चन 24वां है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ही सैड, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट बनाना होगा हमें। आई फिनिश द असाइनमेंट यस्टरडे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरी बात, ही सैड लिख रखा है तो ही सैड ही रखूंगा मैं। कौन सा है मेरा, एक तो पहला हो सकता है, एक तीसरा आंसर हो सकता है, ये तो मुझे देखना ही नहीं है। ही सैड दैट के साथ मैंने जोड़ दिया, ठीक है। आई जाएगा ही के पास, ही का ही रहेगा, यहाँ पे भी है। यहाँ पे फिनिश्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे हैड फिनिश्ड लिखा हुआ है, फिनिश्ड नहीं आएगा बिकॉज आपका पास्ट इंडेफिनेट अभी तो करके आए थे हम लोग, पास्ट इंडेफिनेट को हैड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो भैया हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं 22 की लास्ट शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन, 75वां। देखो क्या है, पैराजंबल का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन भी इस शिफ्ट का यही था और लास्ट क्वेश्चन भी इस शिफ्ट का आपको यही देखने को मिल रहा है। तो क्या कहता है ये, चलो देखो, हाउ एवर से शुरू कर रहा है, इसका मतलब पहला जो मेरा दे रखा होगा ना, कहीं पे पहला नहीं दे रखा तो वो मेरा आंसर बनेगा ही नहीं, ठीक है। हाउ एवर द कॉन्वीनियंस कम्स विद सिग्निफिकेंट प्राइवेसी रिस्क, मतलब जिस तरीके से आप बात करते हो, कन्वीनियंस होती है सुविधाजनक, जो सुविधाजनक स्थिति होती है वो सिग्निफिकेंट प्राइवेसी रिस्क तो लेके आती ही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव मेड इट इजियर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इसको इजी कर दिया है, आसान कर दिया है। एवर टू कनेक्ट विद पीपल वर्ल्ड वाइड, ये मेरा पहले नंबर पे जाएगा, ये मेरा
पहले नंबर पे चला जाएगा, बी मेरा पहले नंबर पे चला जाएगा, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तीसरा ऑप्शन मेरा कट गया। ठीक है, आगे क्या करूं मैं इसका, यूजर्स मस्ट देयरफॉर बी कॉशियस अबाउट द पर्सनल इंफॉर्मेशन दे शेयर ऑनलाइन। यूजर्स को, उपयोगकर्ताओं को, आपको मस्ट देयरफॉर बी कॉशियस, मस्ट जहां पे लगता है तो बहुत जरूरी होती है वो बात मॉडल के रूप में। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा सचेत होना चाहिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनको ऐसे ही ऑनलाइन शेयर नहीं करनी चाहिए, शेयर कर रहे हो तो आपको कॉशियस होना चाहिए, सचेत एक तरीके से होना चाहिए। मेरा ये हो सकता है, मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता। पर्सनल डेटा कैन बी कलेक्टेड एंड यूज्ड इन वेज दैट यूजर्स डिड नॉट इंटेंड। मतलब पर्सनल डेटा जो है आपका, क्यों सचेत होना चाहिए, क्योंकि पर्सनल डेटा जो है ना इकट्ठा हो सकता है और यूज किया जा सकता है बहुत सारे तरीकों में, बहुत सारे कामों में, और यूजर्स को पता भी नहीं चलेगा, यूजर्स को जो है उसकी जानकारी भी नहीं मिलेगी। तो दूसरे के बाद मेरा जुड़ कौन सा रहा है, दूसरे के बाद मेरा जुड़ कौन सा रहा है, एक तो दूसरे के बाद पहला हो सकता है, दूसरे के बाद चौथा, दूसरे के बाद चौथा नहीं जुड़ेगा, काट दो, दूसरे के बाद तीसरा, यूजर्स देयरफॉर बी कॉशियस अबाउट द पर्सनल इंफॉर्मेशन, चलो ठीक है मैंने मान लिया। फिर पहला आ जाएगा, पहला क्या है, हाउ एवर देयर कन्वीनियंस कम्स, नहीं जुड़ रहा भाई, मैं चौथा भी काट देता हूं, मैं दूसरा ऑप्शन के साथ ही जाता हूं और यही मेरा सही आंसर होगा, जोड़ दो इसको। देखो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है उसने इजी कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है सारे संसार के साथ। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, पहले सेंटेंस पे गया मैं, इसने जो है इजी कर दिया है, जो सिग्निफिकेंट प्राइवेसी रिस्क होते हैं वो थोड़े से ज्यादा है। ठीक है, कन्वीनियंस तो आती है लेकिन सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ जो है गोपनीयता वाले रिस्क जो है ज़्यादा हो गए हैं। फिर हमारा क्या होता है, पर्सनल डेटा इससे कलेक्ट हो सकता है और वो बहुत सारे तरीकों में यूज़ हो सकता है। उसके लिए हमारे पास जो है कुछ पुख्ता चीज़ें भी नहीं होंगी, इस तरीके की बातें भी हो सकती हैं। उसके बाद तीसरी जो बात है ना वो सबसे लास्ट में आती है, जो यूज़र्स है ना उनको इसीलिए कॉशियस होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के प्रति। जब आप शेयर कर रहे होते हो या पर्सनल इंफॉर्मेशन जब दे रहे होते हो तो उसके प्रति आपको क्या होना चाहिए, बिल्कुल सचेत होना चाहिए, नहीं तो भाई साहब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। इस तरीके से आपकी 22 जो है सितंबर की सारी शिफ्ट जो है कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद हम मिलेंगे 23 सितंबर की शिफ्ट्स में। तब तक के लिए आप जो है राजवीर सिंह ऑफिशियल, 3D लर्निंग और स्किल IQ एजुकेशन तीनों चैनल्स को फॉलो करके रखो, सब्सक्राइब करके रखो, वीडियोस को शेयर कर दिया करो। सभी प्लेटफॉर्म्स पे सभी चैनल्स को आप फॉलो कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और क्या कर सकते हो, वीडियो को अंत में आप शेयर कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो अपनी समस्या के बारे में, अगर आपकी समस्या बताने योग्य है। अगर आपकी समस्या ऐसे बताने योग्य नहीं है तो आपके नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, 2 मैसेज करो शुरुआत में, फिर आपसे कॉल पे भी बात की जा सकती, कांटा नहीं लगाना, की जा सकती है, ताकि हम आपकी समस्या को दूर कर सकें और आपको फायदा जरूर से मिले। ठीक है, PDF चाहिए सर मेरे को, मैंने शेयर कर दी है यहाँ पे और यहाँ पे आपकी PDF शेयर कर दी गई है। और कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, ओके, सब जगह सब चीज़ें सब बढ़िया है, सब चीज़ें सही चल रही हैं। आप लोग अपना एंजॉय करो और मज़े लो, इसी तरीके से चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।